सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बॉस, लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 3 कैफ 3 सर कॉस्टिंग। टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिक कॉस्टिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 23 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। सितंबर 27 सितंबर सन 2022। चले सर शुरू करें। चले भाई जरा 2 मिनट के अंदर पिछली क्लास का रिकैप कर लें। सर हमने क्या पढ़ा था, तो सर लास्ट से लास्ट वाली अपना रजिस्टर निकाल लो लेक्चर नंबर 1 से। सर वाला पेज कर लें, 2 मिनट के अंदर रिकैप कर लेंगे, याददाश्त ताजा हो जाएगी। जी सर, हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी सर? सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर कि हमारे पास बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। ऐसा ही है सर, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों का काम क्या होता है सर? मैनेजमेंट के लिए एनालिसिस बना के देना मैनेजमेंट को, ताकि डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जनाब उनका पर्पस था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। किसके लिए? रिपोर्टिंग के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ऐसा ही है। जबकि कॉस्टिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट आइडेंटिफाई करना। फिर हमने बोला था सर, हम आगे बढ़े थे और हमने बोला था हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेस कितने होते हैं? 3 किस्म के बिजनेस होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं मेरे पास? एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है सर? ट्रेडिंग बिजनेस जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, माल खरीदा और उसको आगे मार्केट में लाके सेल कर दिया। क्या यहाँ पे कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है? डिपार्टमेंट क्रिएट करूंगा? नहीं करूंगा। इसी तरह से सर्विस में भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि किसमें जरूरत पड़ रही होती है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग वाले कौन होते हैं? जो कि गुड्स खुद अपना बना के तैयार करके मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। वहां पे मुझे जरूरत पड़ती है कि जनाब एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही होगी। ऐसा ही है सर। फिर हम आगे बढ़े थे, कल हमने डिस्कशन की थी जनाब कॉस्ट क्लासिफिकेशन की, कि सर कॉस्ट को हमने कैटेगराइज किया था। कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली मेरे पास एक्सपेंस सर हम लोगों ने पीएनएल बनाया, और पीएनएल के अंदर हमने बोला पीएनएल के अंदर एक्सपेंस 4 जगहों पे जा रहा होता है सर। किस किस में? एडमिन, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा फाइनेंस और चौथा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। सर एडमिन के अंदर कौन से खर्चे आ रहे होते हैं सर? एडमिन के अंदर कौन से खर्चे आ रहे होते हैं? ऑफिस रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? एडमिन के अंदर। उसके बाद सर हमने बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा खर्चा आएगा? जो प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड हो रहा होगा। फाइनेंस कॉस्ट में कौन सा खर्चा आएगा? जो फाइनेंस की अरेंजमेंट से रिलेटेड होगा। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन सा आ रहा होगा? गुड्स को तैयार करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए। सर इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट। और बाकी 3 को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रही। हमने बोला सर गुड्स को तैयार 3 चीजों से किया जाता है। किस किस चीजों से? मटेरियल, वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन, ऑटोमोबाइल के लिए सर इंजन और स्टील और टायर और पता नहीं क्या क्या चीज है। ऐसे ही है। और टायर, अगर टायर वाले हैं जो कि टायर बना रहे हैं तो उनके लिए मटेरियल क्या होगा? रबर से बनता है शायद। अच्छा जी, तो वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है वो किस में आ रहा होता है? मटेरियल के अंदर। जो प्रोडक्ट बना रही होती है मजदूर, वो किस में आ रही होती है सर? हाँ, लेबर के अंदर। और सर जिनकी मदद से बनाया जाता है वो किसके अंदर आ रहा है? एक्सपेंसेस के अंदर। सर किनकी मदद से? फैक्ट्री की मदद से। सर फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं सर, फैक्ट्री का बिल, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, वहां का चौकीदार, वहां का पियोन, वहां का जैनिटोरियल स्टाफ, 36,000 किस्म के खर्चे होते हैं फैक्ट्री के अंदर। उन सबको कहां रिकॉर्ड किया जाता है? एक्सपेंसेस के अंदर। एक्सपेंसेस को भी मैंने 2 कैटेगरी में स्प्लिट किया था। किस किस में? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। सर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम लोगों ने 2 कैटेगरी, 2 डेफिनेशन हमने लिखी थी, 2 एग्जांपल लिखी थी सर। कौन कौन सी? एक मैंने लिखी थी सर रॉयल्टी, और दूसरा मेरे पास था स्पेशल टूल। सर जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रहा है, लेकिन वो ना मटेरियल है ना लेबर है। और फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री के तमाम खर्चे। सर मटेरियल को हमने 2 कैटेगरी में स्प्लिट किया था। किस किस में? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर को हमने 2 कैटेगरी में स्प्लिट किया था। किस किस में? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली लग रहा होता है, जो कि कॉस्ट पर यूनिट पे आइडेंटिफाई होता है। सर क्या चीज? अगर तो फर्नीचर इंडस्ट्री है तो लकड़ी, अगर तो गाड़ी है, ऑटोमोबाइल है, इंजन, स्टीयरिंग, टायर, म्यूजिक सिस्टम और सीट और पता नहीं क्या क्या। ओके जी,
तो और टेक्सटाइल के अंदर क्या होता है सर, कॉटन, केमिकल और बहुत सारी चीजें। सर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो कॉस्ट जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। सर फॉर एग्जांपल आपने मशीन है, मशीन में कोई छोटी मोटी चीजें खराब होती रहती हैं, नट बोल्ट स्क्रू ये वो। सर ये सारी चीजें मैं जब खरीदूंगा तो ऐसा मटेरियल खरीदूंगा, क्या प्रोडक्ट पे लग रहा है ये? नहीं सर, प्रोडक्ट पे नहीं लग रहा, बल्कि स्क्रू टूटते रहते हैं मशीन के। सर वो आपने लगा दिए, वो किसके अंदर आ रहा होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर। सर हमने लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था, एग्री करते हैं? सर फिर हमने बोला था मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है? सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है? 4। सर कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। नॉर्मली सवाल के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस आपको नहीं दिखता, नॉर्मली सवाल के अंदर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिखता, क्योंकि है दो एग्जांपल इसकी। तो सर अगर हम लोग स्पीड में बोलते जाएं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, तो समझ जाओगे कि मैं डायरेक्ट एक्सपेंस भी कह रहा हूं। बस समझ जाना, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस भी कह रहा हूं। क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबके क्लियर हो गया? सर हम आगे बढ़े सर हमने बोला था कॉस्टिंग की हमारी कितनी क्लासें लगेंगी? बेसिक की 5 क्लासें लगेंगी, आज तीसरी क्लास है। वो 5 क्लासों के बाद फिर आप तैयार हो जाओगे बाकी चैप्टर पढ़ने के लिए, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा तो अभी जो है ना झाग बन जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। चले सर स्टार्ट करते हैं, सर स्टार्ट करते हैं। चले भाई, सर मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है? आओ जी। सर मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है? सर गौर से समझेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे। सर प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब माल तैयार कैसे होता है? माल तैयार कैसे होता है? फॉर एग्जांपल फर्नीचर इंडस्ट्री है सर, कुर्सियां बन रही हैं, सर सबसे पहले आप क्या करते हो? सर सबसे पहले आप लकड़ी खरीदते हो, ऐसा ही है? सबसे पहले आप क्या खरीदते? लकड़ी। सर मैंने मटेरियल परचेज किया, भैया मटेरियल परचेज करके कहां रखा जाएगा? लड़के मटेरियल परचेज करके कहां रखा जाएगा? सर मैंने बोला मटेरियल परचेज करके आप कहां रखोगे? सर हम इसको बोले स्टोर, या हम इसको बोले वेयरहाउस, या हम इसको बोले गोडाउन। सर कुछ भी कहते हैं यार, बस इस जगह पे रखा जाएगा, एग्री करते हो? सर इस जगह का जो खर्चा है, इस जगह की जो कॉस्ट है, भैया कौन कौन सी कॉस्ट होगी? अगर तो ये जगह किराए की है तो भैया इसका रेंट, और सर इसमें जो लोग कुछ काम कर रहे हैं, जो रिसीविंग कर रहे होंगे, इंस्पेक्शन कर रहे होंगे, कंप्यूटर में एंट्री डाल रहे होंगे, उनकी सैलरी मानते हो? और वहां पे सर बिजली का बिल, मतलब वहां का यूटिलिटी का खर्चा, वहां के जो इक्विपमेंट है, वहां पे अगर कंप्यूटर रखा हुआ है, कोई और चीज है, उसका डेप्रिसिएशन, ऐसा। सर ये खर्चे कहां जाएंगे? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस या मैन्युफैक्चरिंग में। हमने बोला सर इनका मकसद क्या है? हमने बोला सर ये क्यों बैठे हुए लोग? सर ये क्यों बैठे हुए हैं? ये किसको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं? सर किसको फैसिलिटेट करने के लिए? प्रोडक्शन वालों को। सर क्यों? सर माल मटेरियल तुमको फर्नीचर बन रहा है ना, लकड़ी तुमको चाहिएगा प्रोडक्शन के अंदर, जहां पर लेबर कुर्सी बैठ के बनाए। सर क्या ऐसा होगा कि मेरे पास कुर्सी बनाने का ऑर्डर आया, प्रोडक्शन वाले ने सप्लायर को बोला सर मेरे पास ऑर्डर आ गया, लकड़ियां लेके पहुंच जाओ। टेक्सटाइल है, अगर सर ऑर्डर आया कि शर्ट बनानी है, मैंने सप्लायर को फोन किया कॉटन लेके पहुंचो। सर ऐसा तो नहीं होता ना, बल्कि क्या होता है, आप अपने ही स्टोर वाले को बोलते हो कि सर वो जो मटेरियल हमने परचेज किया था अपनी प्लानिंग के हिसाब से कि सर इतने ऑर्डर आएंगे, हमने पहले से परचेज करके लिए, फटाफट ले 5 मिनट में ले आएगा वो, ऐसा ही है। तो सर ये फैसिलिटेट किसको कर रहे हैं? प्रोडक्शन वालों को, ताकि प्रोडक्शन को मटेरियल की जरूरत पड़े और ये उसको मटेरियल फौरन इशू कर दे। बात मानते हो? सर ये इसके सारे खर्चे मैं किसके अंदर क्लासिफाई करूंगा? सर इसके सारे खर्चे कहां क्लासिफाई हो रहे होंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर। बात मानते हैं? सर इसके सारे खर्चे कहां जा रहे होंगे? मैन्युफैक्चरिंग, जो चौथी कैटेगरी हमने पढ़ी थी, एग्री करते हो? सर चौथी में भी कौन सी? सर मैन्युफैक्चरिंग कौन, मैंने तुमको 4 बताई थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग में भी कहां? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। मानते हैं सर? मानते हैं सर? लॉजिक क्लियर हुई? ये फैसिलिटेट किसको कर रहा है? सर ये फैसिलिटेट किसको कर रहा है? ये प्रोडक्शन वालों को। लॉजिक क्लियर? सर मटेरियल यहां से उठ के कहां गया? सर मटेरियल यहां से उठ के प्रोडक्शन के लिए, माल बनने के लिए चला गया। सर अगर तो गारमेंट इंडस्ट्री है तो फैब्रिक लाके मैंने यहां पे रखा था, यहां पे बैठे हुए लोग लेबर सिलाई कर रहे हैं, सिलाई मशीन और सिलाई कर रहे हैं। सर यहां पे प्रोडक्शन हो रही है, यहां से मटेरियल उठा और यहां चला गया। सर ये कौन सी जगह है?
सर ये प्रोडक्शन फ्लोर है, यहाँ पे लोग बैठे हुए सिलाई कर रहे हैं, माल तैयार हो रहा है। सर इसकी कॉस्ट कौन कौन सी, सर यहाँ का रेंट, सर यहाँ का रेंट, यहाँ पे लोगों की सैलरी चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, और सर यहाँ का यूटिलिटी का बिल, यहाँ का डेप्रिसिएशन और अला बला 10,000 खर्चे हैं। सर कहां जाएंगे, एडमिन में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, एडमिन में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, या फाइनेंस में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में। सर कहां जाएंगे, सर इनका मकसद क्या है, सर मैन्युफैक्चरिंग करना, तो भैया ये खर्चा कहां जा रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एग्री करते हो, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सर आगे बढ़ेंगे, सर माल बन गया, तैयार हो गया, सर क्या करेंगे, भैया मेरे पास दो ऑप्शन है, गुड्स बन गए ना, सर गुड्स बनने के बाद क्या वहीं छोड़ दो, है शर्टें सिल गई है, क्या प्रोडक्शन फ्लोर पे छोड़ दे साइड पे, नहीं सर अजी वहां तो चलने की जगह नहीं रहेगी आपके पास। सर क्या करें, माल तैयार हो गया, इंस्पेक्शन हो गई, सब कुछ हो गया, थैली वैली में पैक कर दिया, सर क्या करें, वहीं छोड़ दे। मैंने बोला नहीं सर दुकान पहुंचा दे। मैंने बोला यार दुकान पहुंचा लोगे, दुकान की जगह बेसिकली माल गुड्स को सेल करने के लिए, दुकान की जगह कौन सी है भाई, गुड्स को सेल करने के लिए। मेरे आइडियाज वाले या जे डॉट वाले, हमने बोला यार जे डॉट की फैक्ट्री है करंगी के अंदर, वहां पे कुर्ते उर्ते सिल गए, ईद का सीजन है, सर कुर्ते सिल गए, पैक वैक करके हमने बोला जे डॉट की जो पूरे शहर में दुकान है क्या वहां पहुंचा दे अपनी एनालिसिस फिजिबिलिटी बना के। मैंने बोला यार आप किसी शॉप में जाओगे वहां पे बहुत ज्यादा स्टॉक भरा पड़ा है, चलने की भी जगह नहीं है, क्या ऐसा स्टोर अच्छा लगेगा, सवाल है। सर फिर क्या करें, मैंने बोला सर एक काम करें, आप एक स्टोर बना ले, आप एक गोडाउन बना ले, आप एक वेयर हाउस बना ले, वहां पे ले जाके चीजों को रख दे, और जैसे जैसे दुकान में से माल कम होता रहेगा वहां पे आप पहुंचाते रहे। बात मानते हो। तो सर मैंने गुड्स को तैयार करके फिनिश गुड्स, सर माल तैयार हो गया। अभी होता है क्या फिनिश गुड्स, बताता हूं। अभी इतना समझ लो कि गुड्स मेरे पास तैयार हो गया। सर ये मैंने गुड्स को तैयार करके कहां रख दिया, सर इसको आप वेयर हाउस बोलो, सर इसको आप स्टोर बोलो, इसको आप गोडाउन बोलो, ऐसा। सर इसका खर्चा भाई, इसकी कॉस्ट कौन कौन सी, सर इसका रेंट है, इसकी सैलरी है, इसकी यूटिलिटी है, इसका डेप्रिसिएशन है, इसकी इंश्योरेंस है, और पता नहीं क्या क्या खर्चा है। सर कहां जाएगा, बोलो मेरा भाई। सर क्या गुड्स बन रहे हैं यहां पे, ये क्या प्रोडक्शन वालों को फैसिलिटेट कर रहा है, सवाल कहां जाएगा सर, सवाल। चलो अभी मैं लिखता हूं, थोड़ी छोड़ता हूं इसको। सर उसके बाद यहां से गुड्स निकले और यहां से गुड्स निकल के दुकान पहुंच गए, ये तुम्हारी शॉप आउटलेट है, यहां पे आपकी शॉप आउटलेट है। सर ये पहुंचे और आके दुकान पे पहुंच गए, ऐसा। सर इस दुकान की सारी कॉस्ट, बोले तो रेंट शेंट सैलरी अला बला सब कहां जाएगी, सर यस ये बताइए। सर इसका सारा खर्चा, ये दुकान का खर्चा, यहाँ पे गुड्स रखे गए और आगे मार्केट में इसको हम लोग सेल करेंगे, सर ये सारा खर्चा यस सर कहां जाएगा, बोले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये बोलो मेरा भाई। सर इसका मकसद क्या है, इसका मकसद तो समझ में आया, माल बेच रहे तो सारा खर्चा कहां जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ऐसा ही है यस बॉस। ये खर्चा सर ये क्यों बनाया तुमने, सर मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इसको दुकान भेज देता, माल बना दुकान भेज दो, लेकिन सर मैंने बोला दुकान भेज देंगे माल जो है ना फुल ओवरलोड हो जाएगा, लोगों के चलने की भी जगह नहीं होगी, बड़ी अजीब बदमजगी हो जाएगी। ऐसा ही है सर, क्या करें बीच में एक चीज जगह रख देते हैं, ये क्या करेगा, ये चीजों को मैनेज कर रहा होगा। सर दुकान पे माल कम हुआ, कोरंगी वाली ब्रांच पे, जौहर वाली ब्रांच पे, गुलशन वाली ब्रांच पे, वहां से रिक्वेस्ट आई कि सर यहाँ पे इस डिजाइन के कुर्ते खत्म हो गए, फौरन से कुर्ते पहुंचाओ। कहां पड़े होंगे तुम्हारे पास, गोडाउन में, वेयर हाउस में, स्टोर, कोई भी नाम दे दो, वहां से गुड्स उसके पहुंच जाएगी कहां पे, उस आउटलेट के अंदर। सर बेसिकली ये काम क्या कर रहा है, ये चीजों को, आगे की चीजों को मैनेज कर रहा है। एग्री करते हो, फ्लोर पे छोड़ सकते थे, नहीं सर वो भी फुल ओवरलोड हो जाता, वहां तो माल बन रहा है, लेबर काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने बीच में एक सेंट्रल जगह रख दी। सर बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का काम कर रहा है, ये चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है। तो इसका सारा खर्चा सर हम कहां रिकॉर्ड करेंगे,
एडमिन के अंदर सर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्रोडक्शन हुई, माल तैयार हुआ, अब कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उस पर नहीं लगेगी। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला सर, माल बना, माल तैयार हुआ, अब उस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। अब या तो एडमिन कॉस्ट लगेगी या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में वैसे तो नहीं आता, लेकिन किसी न किसी सवाल के अंदर ये कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई कर देना पड़ता है। क्या कॉन्सेप्ट बना, क्या चीज समझ में आई? चले सर इसको कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल है तो पूछते रहिएगा। सर फर्स्ट क्लास वाले कुछ भी दिख रहा है मुझको। यार हमारा ना लेक्चर नंबर 3 है, तो 2 लेक्चर जो है ना आपको यूट्यूब से लेने पड़ेंगे। सही है। पहले क्लास के अंदर हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था, वेटेज डिस्कस की थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो कॉस्टिंग की बेसिक स्टार्ट की थी। हम लोग 5 क्लासेस के अंदर ना कॉस्टिंग की बेसिक करेंगे। कोशिश होगी मेरी मैं 5 क्लासों में निपटा दूं, शायद 6ठी क्लास आधी लग जाए उसमें ना। ठीक है जी, तो बेसिक हो जाएगी तो अपने को ना कॉस्टिंग समझ में आना शुरू हो जाएगी, कॉस्टिंग होती क्या है। फिर हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे 6ठी क्लास से। तो अभी हम लोग बेसिक बना रहे हैं। कॉस्टिंग को पढ़ने के लिए बेसिक बनाना बड़ी जरूरी है। क्या वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, मटेरियल क्या है, ये वो वाला वाला। फिर जाके हम चैप्टर पे पढ़ सकते हैं, उसके बगैर नहीं पढ़ पाएंगे। सही, तो 2 क्लासेज जो है ना यार वो आप उससे ले लेना। अभी आपको क्लास जो है ना, जिसकी आज फर्स्ट क्लास है, उसको आज थोड़ी सी क्लास समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि हम तीसरी क्लास में आ चुके हैं। तो 2 क्लासों में जो कॉन्सेप्ट्स बने थे ना, वो फिर आपको यूट्यूब से लेते हैं, तीसरी क्लास को भी फिर यूट्यूब पे लेके फिर आप 4थी क्लास के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक हो गया सर? ये मैं हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ। बुक हमारी इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगी। तो जब तक हम यो माल बिक रहा है क्या यहाँ से ही लीजिएगा है? तो एडमिनिस्ट्रेटर वाला क्या करता है? मैनेज करता है चीजें। ये तो मैनेज के लिए। एडमिन वाले का काम क्या होता है? ऊपर हमारा एडमिन डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है भाई? चीजों का मैनेज कर रहा होता है ना। क्लासे आऊंगी, हंस रहा है यार। सही है, बोलते हैं क्लासे आऊंगी, एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसा है, चीजों को मैनेज कर रहा है। और जो मार्केटिंग वाले बनते हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं, वो क्या करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। जी मेरा भाई। हाँ सर, एडमिन वाले का काम क्या होता है? ऑफिस रिलेटेड, मतलब चीजें मैनेज करना। क्या ये चीजें मैनेज कर रहा है? ये इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है कि सर आगे दुकान में रश ना बढ़े और बीजे प्रोडक्शन में मैनेज ना हो। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम कर रहा है। सर हमारी केएनएस की एडमिन क्या करती है? सर रूम मैनेज किया, ये क्लास इस रूम में होना चाहिए, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए, ये सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। ऑफिस एडमिन का मतलब ये नहीं कि बंदा ऑफिस के अंदर बैठा होगा एसी के अंदर। ये नहीं। चलिए सर आगे बढ़े। भाई लोग कोई कॉपी कर रहा है? मिटा दिया जाए। ऑनलाइन वाली आवाम, ऑनलाइन वाले मिटा दें। यस सर, ओके भाई। फारूक अहमद, ओके जी। सर मुझे 2-3 बातें बताएं। सर मुझे जरा 2-3 बातें बताएं। फोक लिफ्टर की कल हमने एग्जांपल दी थी। फोक लिफ्टर क्या होता है? सर जो गाड़ियां रोड से उठाती हैं, गाड़ियों को सर फैक्ट्री के अंदर होता है, क्योंकि वहां पे वेट वाली चीजें उठानी होती हैं। सर मुझे एक बात बताएं, अगर ये फोक लिफ्टर कहां चल रहा है? उस स्टोर में चल रहा है, उस स्टोर में जहां पे मटेरियल रखा जा रहा है। सर इसका फ्यूल जो डीजल लगेगा, उसका खर्चा कहां आएगा? है सर स्टोर जहां पे मटेरियल रखा जा रहा है, कहां आएगा? सर जहां पे स्टोर, जहां पे मटेरियल रखा जा रहा है, ये मटेरियल किसको फैसिलिटेट कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग वालों को। सर इसकी डीजल का खर्चा, इसको जो बंदा चला रहा है उसकी सैलरी, इस फोक लिफ्टर का डेप्रिसिएशन कहां पर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यहां लिखा था ना मैंने, कहा ये रहा मैन्युफैक्चर। अगर यही फोक लिफ्टर कहां चल रहा है? इस वेयर हाउस के अंदर जहां पे फिनिश गुड्स रखे गए हैं, फिनिश गुड्स रखे गए, तो उसका डीजल, उस फोक लिफ्टर को ड्राइवर की तनख्वाह, उस फोक लिफ्टर का डेप्रिसिएशन, वो सारा कहां रहा होगा? एडमिन के अंदर। लॉजिक क्लियर हो रही? मैनेज कर रहा है ना, ये चीजें मैनेज कर रहा है। अगर यही फोक लिफ्टर दुकान पे चल रहा है, बहुत बड़ी स्टोर है भाई,
सही है, जिस तरह वहां पे हाइपर स्टार वो होते हैं, सारे वॉलमार्ट वगैरह की चीज होती हैं सर, वहां पे अगर फोक लिफ्टर चल रहा है सर, उसका खर्चा कहां पर आ रहा होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। लॉजिकली मैंने क्या बोला सर, नेचर देखना पड़ेगा कि उसका नेचर क्या है, कि वो किस जगहों पे काम कर रहा है, किस पर्पस के लिए काम कर रहा है। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? चले सर आगे बढ़ते हैं। सर इन्वेंट्री क्या होती है मेरे भाई लोग? इन्वेंट्री क्या होती है सर? आप लोगों ने आईए के अंदर पढ़ा सर, जिस चीज का कारोबार किया जाता है, जिस चीज का बिजनेस किया जाता है, वो क्या होती है जनाब? इन्वेंट्री। जिस चीज का बिजनेस किया जाएगा वो क्या कहलाती है मेरे पास? इन्वेंट्री। सर आइए, हमने डिस्कशन की थी कि सर हमारे पास बिजनेस 3 किस्म के होते हैं, ऐसा ही है। हमने बोला सर सबसे पहले हमने कौन से बिजनेस की बात की थी? सर हमने कौन से बिजनेस की बात की थी? हमने बोला सर ट्रेडिंग। दूसरा मेरे पास क्या था? सर्विस प्रोवाइडर। तीसरा मेरे पास क्या था? सर्विस प्रोवाइडर। तीसरा मेरे पास क्या था? मैन्युफैक्चरिंग। सर ट्रेडिंग में क्या होता है? सर ट्रेडिंग में आप जस्ट बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। गुड्स आपने खरीदे, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया और आगे मार्केट में उसको सेल कर दिया। सर ये जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री कितने किस्म की होती है? हमने बोला सर इन्वेंट्री यहाँ पर एक किस्म की होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? इन्वेंट्री, या फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, या फिर स्टॉक। कह सकते हैं उसी इन्वेंट्री को खरीदते हो, आगे मार्केट में सेल कर रहे होते हो। सर सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, जी भाई लोग, सर सर्विस प्रोवाइडर के अंदर इन्वेंट्री कितने किस्म की होती है? सर यहाँ पे किसी को खरीदा बेचा नहीं जाता, यहाँ पे कोई इन्वेंट्री नहीं होती। ऐसा सर जबकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आओ, सर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? गुड्स को खुद तैयार किया जाता है। सर टेक्सटाइल है, मैंने रुई खरीद के, कॉटन खरीद के रख ली कि सर कपड़ा बनाया जाएगा। सर कॉटन क्या? रॉ मटेरियल। सर ये किसकी डेफिनेशन में आएगा? सर इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएगा। सर किसकी डेफिनेशन में आएगा? रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल बोलो या फिर मटेरियल बोलो, एक ही बात है। सर रॉ मटेरियल बोले या मटेरियल बोले, एक ही बात है, पक्का? सर मटेरियल कॉटन अभी कहां रखा हुआ है? स्टोर के अंदर। सर उठा वो प्रोडक्शन फ्लोर में गया, अभी क्या बनेगा अगला स्टेप? धागा। सर कॉटन को हमने मशीन में डाला और धागा बन रहा है। 31 दिसंबर आ गई, एयर एंड आ गया, कुछ धागा भी मशीनों में, कोई धागा भी लड़ से वो निकल गया। हमने बोला 31 दिसंबर आ गया, एयर एंड आ गई। सर अकाउंट्स बनाना है, अकाउंट्स बनाएंगे। आपको पता है अकाउंट्स बनाने में आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है, जिसको आप बैलेंस शीट कहते हो। सर वहां पे इन्वेंट्री की फिगर आएगी, बिल्कुल आएगी। सर आप गए स्टोर में, आपने गिनती देख लिया कितना स्टॉक पड़ा था कॉटन का, सर वो तो बैलेंस शीट के अंदर आ गया। एग्रीड। सर हमने बोला कि सर आप चले गए वेयर हाउस के अंदर, जहां पे कपड़ा तैयार हो गया था, कौन से रेडी गुड्स है, कपड़ा तैयार हो गया, वो आपने गिन लिया। सर वो भी तैयार हो गया, बिका नहीं है, इसका मतलब वो भी कंपनी की इन्वेंट्री है, कंपनी का माल है। तो सर मेरे पास अभी 2 स्टॉक हो गए, कौन से? एक कॉटन रुई जो कहां पड़ी हुई है? स्टोर के अंदर। एक कपड़ा फैब्रिक जो तैयार हो गया, वो कहां पे पड़ा हुआ है? वेयर हाउस के लिए रेडी टू सेल। इसको तुम क्या बोलोगे? फिनिश गुड्स, यानी कि गुड्स आपके पास तैयार हो गए, रेडी हो गए। एग्री करते हो? सर उस माल का क्या करें जो ना कॉटन है ना फैब्रिक है? मशीनों में भी कॉटन, धागा भी बन रहा है। सर क्या इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्या इसको अपनी बुक्स में लेके नहीं आएंगे? सर बिल्कुल बुक्स के अंदर लेकर आएंगे। सर ये भी काम है तो आपकी इन्वेंट्री आपकी बुक्स में आना चाहिए, आपका माल है। सर क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं। सर क्या मैं इसको कॉटन नाम दूं? सर अब तो ये कॉटन की शक्ल में नहीं रहा। क्या ये कपड़ा बन गया? क्या मैं इसका फिनिश गुड्स नाम दूं? नहीं। सर क्या चीज है? सर ये भी प्रोसेस के अंदर है। इसको क्या कहा जाता है? वर्क इन प्रोसेस। क्या कहा जाता है भाई इसको? वर्क इन प्रोसेस। सर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम रॉ मटेरियल भी कहेंगे। अगर मैं कहीं लिखूं तो समझ जाना। सर शॉर्टकट में मैं इसको वर्क इन प्रोसेस भी कहूंगा, कहीं लिखूं तो समझ जाना। और शॉर्टकट में मैं इसको
फिनिश गुड लिखूंगा, कहीं ये लिखूं तो समझ जाना। तो सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए हमारे पास इन्वेंट्री कितनी होती है? 3 होती है। आपकी बुक्स में 3 इन्वेंट्री नजर आनी चाहिए। ऐसा ऐसा सर सुने, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कॉस्टिंग। और सर कॉस्टिंग का स्कोप ज्यादातर कहां पर होता है? जहां पे फैक्ट्री लगी हुई है, जहां पे माल तैयार हो रहा है। तो सर हमें अपने पूरे सेशन के अंदर हर जगह तुमको 3 इन्वेंट्री मिला करेंगी। एक रॉ मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा, एक वर्क इन प्रोसेस के प्रोडक्ट अभी बन रहा है, और तीसरा जो माल तैयार हो गया जिसको तुम क्या बोलोगे? फिनिश गुड्स। एग्री करते हैं? चले सर इसको कॉपी करेंगे, फिर हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के सवाल है हैंडआउट में दिए हैं वो करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाती है ताकि पता चले कौन से टॉपिक से सवाल है, ताकि बंदा उसी कॉन्टेक्स्ट में रीड करे। आप डायरेक्ट सवाल पढ़ोगे, रिक्वायरमेंट पे आओगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये इस टॉपिक का सवाल है, फिर दोबारा सवाल पढ़ोगे, तो एग्जाम में तो टाइम वेस्ट। एग्जाम में तो सेलेक्टेड टाइम है अपने पास। तो सर पहले रिक्वायरमेंट पढ़े ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि सर कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर से सवाल है। हाँ, रिक्वायरमेंट की हेडिंग नहीं डाली। चले सर क्वेश्चन नंबर 4। ये आईकैप का थोड़ा पुराना सवाल है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, अब इस टाइप के सवाल नहीं आते। एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1A। पढ़े सर सवाल। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। क्या लिखा हुआ है जनाब? क्लासिफाई ईच अकाउंट अंडर 1 और 2 ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग। सर ऊपर इतने सारे खर्चे दिए मैं, सर आपको बताना है इसमें कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और कौन सा एडमिन है। यानी कि सर कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और कौन सा एडमिन है। आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है। चले सर कितने ये 24 है। सर दिए आपको, जरा 3-4 मिनट पहले खुद से आइडेंटिफाई करो, हैंडआउट पे पेंसिल से लिख लो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं 3-4 मिनट के बाद। पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर कॉस्टिंग के पर्चे पे याद रखना, दिमाग बहुत इस्तेमाल करना है। कॉस्टिंग का पेपर पास करने के लिए आपको सोचने समझने की सलाहियत होनी है। तो सर खुद से करेंगे, जो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो आप करेंगे, फिर हम 3-4 मिनट बाद शुरू करते हैं। चले सर स्टार्ट करें। यस बॉस। पहला सर सवाल पढ़ रहे हैं, क्लासिफाई ईच अकाउंट अंडर 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग। सर एक में भी आ सकता है और एक चीज 2 जगह भी आ सकती है। ओके तो सर किस किस में? मैन्युफैक्चरिंग में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और एडमिन के अंदर। An important feature in the installation of any accounting of costing system is the proper classification of accounts. The bottler limited, a bottle and distributor of the beverages. सर क्या करते हैं ये? सर ये लोग बेवरेजेस, ड्रिंक श्रिंक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। पेप्सी शेप्सी समझ लो। ओके इनका ये काम है, पेप्सी वाले समझो, और ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। Have recently introduced a new classification which includes the following accounts. सर सैंपल, इन्होंने कुछ ड्रिंक बनाई और सैंपल के तौर पे रोड पे खड़े होके बांट रहे हैं। सर ये क्यों बांटे जाते हैं? सर क्यों बांटे जाते हैं? मार्केटिंग के पर्पस के लिए। फ्री में क्यों बांटते हैं सर? मार्केटिंग। आप लोग डेमो लेने आए हुए थे ना भाई, सर क्यों होता है ये? क्या ये कौन सा खेल है डेमो वाला? सर मार्केटिंग वाला। तो ये खर्चा किसके अंदर जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सैंपल सिर्फ सैंपल लिखा हुआ है, ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो सही बात है, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, सही है। पहले ये आईकेप के पुराने क्वेश्चन है, इसमें जरा सब्जेक्टिव चीजें होती थी, अब ऐसा नहीं होता, तो टेंशन नहीं ले। सही, अब हम करेंगे ना अपने लेटेस्ट सवाल जो भी करेंगे उसमें क्लियर चीज डिफाइंड होती है प्रॉपर, ऐसे ओपन नहीं होता। सर दूसरा शुगर, चीनी, सर किस में जाएगी भाई? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ऐसा ही है।
क्यों सर बेवरेजेस बन रहे हैं? अब आप ये भी तो कह सकते हैं सर ये चीनी तो ऑफिस में चाय बनाने के लिए आई हो। कैसा खूबसूरत बात हो सकता है? नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता ना यार, थोड़ा सवाल से तो लिंक करेंगे ना उसका यार, इतना हवाई तो नहीं चलेंगे ना। चले सर नंबर तीसरा, फैक्ट्री पेरोल। पहला ये दूसरा जी सर जी। ओ सॉरी सर जी बॉस। तीसरा फैक्ट्री पेरोल। सर पेरोल को अंडरलाइन करो, पेरोल का मतलब होता है तनख्वाह, सैलरी। पेरोल अब तुम लोगों की वर्डिंग अब आना शुरू हो रही है। सर पेरोल का मतलब सैलरी। जी सर फैक्ट्री के लोगों की तनख्वाह, सर कोई सी भी तनख्वाह हो सकती है, चौकीदार की हो, सही लेबर की हो, किसी भी तनख्वाह हो। सर फैक्ट्री का नाम आ गया तो उसको हम कहां लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फैक्ट्री पेरोल। चले सर अगला चौथा, फोरमैन सैलरी। सर फोरमैन क्या होता है? सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर फैक्ट्री के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है फोरमैन का, बेसिकली वो उस एरिया का सुपरवाइजर होता है। सर किसके अंदर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो नंबर चौथा फोरमैन सैलरी। अगला भाई पांचवा, कन्वेंस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। सर फैक्ट्री के लेबर को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है या कुछ कन्वेंशन में उनको दे रहे हैं। सर किस में जा रहा होगा? फैक्ट्री का नाम आ गया तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अगला भाई छठा, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिकल क्लरिकल सैलरी। सर फैक्ट्री के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है जो लेबर के टाइम इन आउट कर रहा होगा, या वो ये देख रहा होगा सर कितना माल तैयार हो गया, कोई क्लरिकल वर्क कर रहा है। सर कहां बैठा हुआ है और किसका क्लरिकल वर्क कर रहा है? फैक्ट्री का। तो कहां जाएगी कॉस्ट? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फैक्ट्री की क्लरिकल सैलरी। अगला सर सातवां, ड्राइवर की वेजेस। सर ड्राइवर की वेजेस। सर देखिए इस सवाल में अगर कॉन्टेक्स्ट में रीड करो तो इनका बिजनेस क्या है? सर बॉटलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बेवरेजेस। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं रीड करूं सवाल के तो सर ये लोग बोतलें डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर रहे हैं, पेप्सी वालों के ट्रक चलते हैं पूरे शहर में, जगह जगह जो है वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सर इस सिनेरियो में कहां जा रहा होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ड्राइवर्स, हाँ। नंबर आठवां सर, गैस ऑयल ग्रीस। सर कहां इस्तेमाल हो रही होती है? प्लांट चलाने के लिए गैस ऑयल वगैरह की जरूरत होती है, तो सर यहां पे मैन्युफैक्चरिंग गैस ऑयल एंड ग्रीस। यस बॉस। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग। सर सब्जेक्टिव आ गया। सर ये फर्नीचर और फिटिंग कहां रखा हुआ है? सर ये फैक्ट्री के अंदर भी हो सकता है, सर ये एडमिन के अंदर भी हो सकता है, और ये दुकान में भी हो सकता है। सर क्या करें सर? तो तीनों जगह लिख देते हैं। सर डिस्ट्रीब्यूशन में लिखूं क्या इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में? सर इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो? नहीं सर मुझे नहीं लग रहा। एग्री करते हैं? सर दुकान का सीन नहीं। अगर ये बोलता है रिटेल आउटलेट से बिकता है ये वो भला फिर तो सवाल के कॉन्टेक्स्ट में मिल जाता। ओके तो सर किस किस में लिख सकते हैं इसको हम लोग? सर मैन्युफैक्चरिंग में और एडमिन में। उसके बाद है सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन। यस बॉस। सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन। चले सर अगला, लाइट एंड पावर। सर लाइट एंड पावर। सर देखिए सवाल ही बता दो, लाइट एंड पावर में के इलेक्ट्रिक बोल दूं? सही है जी। अब सर कहां लिखे? सर इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर रीड करूं तो मैं इसको कहां लिखूं? सर सुन ले हाँ सर पावर वगैरह की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं गैस को भी ले सकता हूं। सर गैस भी पावर, मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकता हूं पावर, और सर मैं इसको कहा जब भी लाइट पावर वगैरह का जिक्र आएगा तो अगर हम समझाएंगे कि मेन जो पावर बिजली गैस इस्तेमाल हो रही होती है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती है प्लांट को चलाने के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे इसको। सर 12 लीगल एंड ऑडिट फी एडमिन। उसके बाद है सर फ्रेड आउट। सर फ्रेड आउट क्या होता है? बोले तो कैरेज आउट। कैरेज आउट सर गुड्स को सेल करने के लिए, कस्टमर के घर तक गुड्स पहुंचाने के लिए जो खर्चा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेज आउट वर्ड। फ्रेड आउट सर क्या लिखेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में।
फ्रेड आउट। सर नंबर 14 इनकम टैक्स, एडमिन की चीज, इनकम टैक्स। उसके बाद है भाई एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा। उसके बाद है मेरे पास रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, सॉरी फौरन बोला करना यार। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। जी सर। नंबर 17 लेबल। सर प्रोडक्ट बनते हैं उसकी जो लेबलिंग वगैरह होती है, पन्नी वन्नी जो चिपक रही होती है, सर किसमें आती है वो? उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। उसके बाद है सर इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस कहाँ की? सवाल। सर इंश्योरेंस कहाँ की? अगर तो प्लांट एंड मशीनरी की करवाई हुई है, अगर तो इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी करवाई हुई है तो मैन्युफैक्चरिंग, और अगर गाड़ियों की करवाई हुई है तो सर, अगर गाड़ियों की करवाई हुई है तो ये गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आ रही है, बोले तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर सर इसके लिए हो रही है, मतलब ऑफिस के में अगर भी इंश्योरेंस कराई हुई है, आपको ऑफिस में जो लैपटॉप दिए जाते हैं उसकी भी इंश्योरेंस होती है, अगर उसके लिए तो सर किस में आएगी ये? एडमिन के लिए। सर नंबर 20 वाटर। सर किस में आएगा? इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में इन लोगों का काम क्या है? सर नेस्ले वाले, लेक्सबोस या पेप्सी वाले, तो सर इनका काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग वाला। उसके बाद सर ट्रक के टायर, सर गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट करवा रही हैं तो ट्रक के टायर। नंबर 22 सर बॉटल ब्रेकेज। बॉटल हमारी टूट गई, सही खराब हो गई, ब्रेकेज हो गई, उसको हमने रिपेयर करा लिया, खर्चा कर दिया। सर किसमें आएगा ये? सर बॉटल वाले का काम क्या है? ये बॉटलें किसके अंदर यूज हो रही हैं? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जगह खत्म हो जी सर। उसके बाद है टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन। सर अगर तो ऑफिस का तो ऑफिस के अंदर आएगा, और अगर फैक्ट्री के अंदर भी आपने कोई लाइन वाइन दी है टेलीफोन की तो किसके अंदर आ रहा होगा? लेकिन नॉर्मली सर इसको कहां लिखना चाहिए हमें? एडमिन के अंदर, टेलीफोन। सर स्टेशनरी। सर स्टेशनरी, बायो स्टेशनरी कहां यूज होती है? सर अगर तो फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल हुई तो मैन्युफैक्चरिंग, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर वाले को हमने दे दी किताब, जाओ सर आप जो गुड्स सेल करोगे पर्ची पाड़ के देते रहना, वो भी तो स्टेशनरी है, वो किसके अंदर आएगी सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और एडमिन में तो चाहिए होती है आपको स्टेशनरी, तो सर किस में आएगी मेरे पास फिर? एडमिन के अंदर। डन। सर ये आईकेएफ के पुराने सवाल थे, अब इस टाइप के सवाल आपको नजर नहीं आते, पहले जमाने के सवाल थे। सिर्फ ये इसलिए करवाए जाते हैं ताकि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, एडमिन कॉस्ट की और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या सब लोग साथ हैं हमारे? सर 24 में से कितने सही हुए? ये गलत हुआ, बाकी सेट है। सर आधे सही हो गए, बस बेहतरीन है, बेहतरीन है। 20 सही हो गए, फिट है। चले सर आगे बढ़े, आगे बढ़े बॉस। क्या बोर्ड का सफाया कर दिया जाए? चले सर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्ट बिहेवियर। जी भाई एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्ट बिहेवियर। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यकीन मानो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो आधी कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी आसानी से, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हाँ
चले सर मुझे एक बात बताइए भाइयों, मुझे एक बात बताइए, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन कौन सी थी? हमने बोला सर मटेरियल ऐसा, हमने बोला बॉस लेबर ऐसा, हमने बोला सर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा, या मैं डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड लिख दूं? चलो लिख देता है सर, डायरेक्ट एक्सपेंस शॉर्टकट लिखूंगा और फैक्ट्री ओवरहेड। चार पे चले सर मुझे इसका बिहेवियर पता करना है, मुझे इसका बिहेवियर पता करना है कि क्या चीज होती है। चले सर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वही है, उसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं है। कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। चले सर मैं आगे बढ़ा, मैंने बोला सर हमने उस फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को सर आगे फर्दर हमने 4 कैटेगरी में स्प्लिट किया। हमने इसको आगे फर्दर 4 कैटेगरी में स्प्लिट किया। सुनेंगे सर, पहली कैटेगरी का मैंने नाम क्या दिया भाइयों? पहली कैटेगरी का मैंने नाम क्या दिया? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरी कैटेगरी का मैंने नाम क्या दिया? फिक्स कॉस्ट। तीसरी कैटेगरी का, चौथी कैटेगरी का नाम थोड़ी देर में बताया जाएगा। चले सर डिस्कस करते हैं, समझते हैं इसको। जी भाई लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं इसको। सर मेरे पास गुड्स को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए वो 4 कॉस्ट है। कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस भी है लेकिन बहुत कम मिलता है, तो नॉर्मली जो है ना हम उसको बोल नहीं रहे होते हैं, लेकिन समझ जाया करो ये बाय डिफॉल्ट है। कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। सर सुने सर मैं उसी कॉस्ट को फर्दर स्प्लिट कर रहा हूं, सर पहला वेरिएबल कॉस्ट, इसको मैंने तोड़ा, क्या बना ये? सर वेरी का मतलब क्या होता है? सर वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। सर इसकी डेफिनेशन क्या बनी? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट। और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बना रहा, फैक्ट्री मैंने बंद कर दी, ताला लगा दिया, तो सर कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। चलो सर एक एक करके समझते हैं जनाब। फॉर एग्जाम्पल मैं मटेरियल की पहले बात कर लेता हूं। सर मटेरियल, और जी मैंने बोला सर फॉर एग्जांपल कुर्सियां बन रही हैं, फैक्ट्री है सही है, वहां पे कुर्सियां बन रही हैं, इंटरवुड वाले, हैबिट वाले कुर्सियां बना रहे हैं। हमने बोला सर एक कुर्सी बनाने के लिए, एक कुर्सी बोले तो एक यूनिट बनाने के लिए लकड़ी कितनी चाहिए? 5 किलो। कितने केजी चाहिए सर? मटेरियल लकड़ी 5 केजी। 1 केजी कितने का? सर फॉर एग्जांपल 1 केजी मुझे मिल रहा है 10 रुपए का। कितने का सर? 10 रुपए का। तो 1 केजी बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है लड़के बताओगे? कॉपी कर रहे हो? कितनी कॉस्ट आ रही है 1 यूनिट बनाने पे? 50। एग्री? एक कुर्सी बनाए, मटेरियल की कितनी कॉस्ट आई? 50। मैंने बोला सर अगर 2 कुर्सियां बनाई तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी? 100। एग्री करते हो? सर अगर मैंने 10 कुर्सियां बनाई तो 10 यूनिट बनाए तो कितनी कॉस्ट? 500। ऐसा मैंने अगर 100 कुर्सियां बनाई तो कितनी सर? 5000। ऐसा ही है, सही जा रहा हूं मैं? सर अगर मैंने 1000 कुर्सियां बनाई तो कितनी कॉस्ट? सर लॉकडाउन लग गया और अब कुर्सियां में बना दे, फैक्ट्री को आपने लगा दिया ताला, लॉकडाउन था, 3 महीने बंद रहे। सर कितनी कुर्सियां बनाई? 0। सर कितना मटेरियल इस्तेमाल कर लिया? 0। सर सुनिएगा सर कम यूनिट बना रहे हैं तो कॉस्ट भी कैसी आ रही है? टोटल के अंदर कम। सर ज्यादा यूनिट बनाते चला जा रहा हूं तो कॉस्ट भी कैसी होती चली जा रही है? ज्यादा। और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बना रहा तो सर कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं हो रही। ऐसी कॉस्ट को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी चेंज होती रहे। कम यूनिट बनाऊं तो कम कॉस्ट, जितने ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाता चला जाऊंगा कॉस्ट उतनी बढ़ती चली जाएगी। और अगर फैक्ट्री को ताला लगा दिया तो सर कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या सबके समझ में आया?
जी सर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे। सर कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट, और सर मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊं तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। सर ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। सर डेफिनेशन समझ में आई इसकी? है भाई लोग, इसकी डेफिनेशन लिखे? सर डेफिनेशन में मैं क्या बोल सकता हूं? सर डेफिनेशन को अगर मैं बोलूं टोटल के अंदर, सर डेफिनेशन में मैं क्या बोलूंगा टोटल के अंदर, तो मैं क्या बोल सकता हूं? चेंज विद प्रोडक्शन। बोले तो सर टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज हो रही है। सर टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज हो रही है। चेंज विद प्रोडक्शन। सर कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट। एग्री करते हो? एग्री करते हो? डेफिनेशन समझ में आई? डेफिनेशन समझ में आई? सर आगे बढ़ेंगे। सर पर यूनिट में क्या हो रहा है? ये तो टोटल में बात हुई ना सर। सर ये बात हुई है टोटल के अंदर। मैं बात करता हूं जनाब पर यूनिट पे। आओ जी सीखते हैं। सर पर यूनिट कितनी कॉस्ट आई है? कितने यूनिट के लिए? एक यूनिट के लिए कितनी कॉस्ट? 50। सर कितनी कॉस्ट आई है? कितने यूनिट्स के लिए? एक यूनिट पे, एक कुर्सी पे कितनी कॉस्ट आई है? कितने यूनिट्स के लिए? एक यूनिट के लिए कितनी? सर यहां पे कितनी कॉस्ट आई है? कितने यूनिट्स के लिए? पर यूनिट के लिए कितनी? 50। सर पर यूनिट कैसी है? सेम है। पर यूनिट कैसी है? सेम है। तो सर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी? सर कॉस्ट पर यूनिट। जी सर क्या बोलूंगा? सर मैं क्या बोलूंगा? कांस्टेंट इन पर यूनिट। सर कह सकते हैं पर यूनिट में कैसी रहेगी सर? कांस्टेंट या सेम या नो चेंज कह सकता हूं। अगर तो डिस्काउंट को हम इग्नोर करके चले तो, अभी हम डिस्काउंट को कंसीडर नहीं कर रहे। चले सर एग्जाम्पल दीजिए। सर इसकी एग्जाम्पल दीजिए। हाँ भैया। सर मैंने अभी कौन सी बात की है यहाँ पे? मटेरियल की। इसको क्या कहा जाएगा एक एग्जाम्पल के अंदर? डायरेक्ट मटेरियल। सर अभी मैंने किसकी एग्जाम्पल दी है? चेयर की। अभी मैंने किसकी एग्जाम्पल दी है जनाब? चेयर की। मैंने बोला सर अगर मैं बात करूं गाड़ी की और मटेरियल इंजन की मैं बात करूं, सर एक गाड़ी में कितने इंजन लगते हैं? सर एक। अगर 2 गाड़ियां बनेंगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगा उसके हिसाब से। सर अगर 10 गाड़ियां बनेंगी तो कितने? 10। एग्री करते हो? कम यूनिट बना रहे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बना रहे तो ज्यादा कॉस्ट। सर टोटल अमाउंट। और पर यूनिट में कैसी रहेगी जनाब? सेम। डायरेक्ट मटेरियल। किसी का एतराज? किसी का एतराज? भाई जरा लेबर पर आ जाओ। ये तो मटेरियल की एग्जाम्पल दी ना आपने। सर जरा लेबर की एग्जाम्पल दे दें हम। जरा लेबर की एग्जाम्पल दे। मैंने बोला सर एक यूनिट बनाने के लिए, सर लेबर की एग्जाम्पल दे। मैंने बोला सर एक यूनिट बनाने के लिए, अच्छा लेबर जो काम करती है ना वो 2 हिसाब से काम कर रही होती है। हमारा लेबर का पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। लेबर जो काम करते हैं वो 2 हिसाब से। एक, या तो लेबर को पर यूनिट बनाने के पैसे दिए जाए कि सर एक कुर्सी बनाओगे और 100 रुपए तुम्हारे। या दूसरा तरीका क्या होता है? लेबर को हम कैसे पैसे दें? आर्ली के हिसाब से, घंटे के हिसाब से। कि नहीं सर आपको हम पैसे देंगे घंटे के हिसाब से, आप आइए सुबह 9 बजे टाइमिंग करें, सही है, और काम करने बैठ जाए और आपको पैसे दिएंगे आर के हिसाब से। जिस दिन आप छुट्टी करोगे आपके पैसे कटेंगे। पैसे किस हिसाब से मिलेंगे आपको? घंटे के हिसाब से मिलेंगे। अच्छा जी, हमने बोला सर एक यूनिट बनाने के लिए हमने लेबर को बोला सर आपके कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। और लेबर को मैं 1 घंटे के लेबर को सर मैं फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए दे रहा हूं। कितने दे रहा हूं? 8 रुपए। तो एक यूनिट, एक कुर्सी बनाने पे सर कॉस्ट कितनी आ रही है? कितना मेरा भाई? एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट? 48। सर अगर 2 कुर्सियां बनाई तो कितनी कॉस्ट? 90।
6 ऐसा। और सर अगर 10 कुर्सियां बनाए तो घंटे भी ज्यादा लगेंगे, तो पैसे भी ज्यादा, कितना 480 ऐसा। और अगर मैं 100 यूनिट बनाऊं तो लेबर के घंटे भी ज्यादा लगेंगे, पैसे भी ज्यादा, कितने सर। और सर अगर कोई यूनिट नहीं बनाया, लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्री मैंने बंद कर दी है, अगर मैंने कोई यूनिट नहीं बनाए सर, लॉकडाउन लग गई और फैक्ट्री मेरे पास बंद हो गई, क्या लेबर को पैसे दोगे? क्या लेबर को पैसे देंगे? नहीं सर, लेबर को पैसे नहीं दिए जाते, छुट्टी कर देते इनकी, बोले आए आप घर बैठे। तो सर कौन सी डेफिनेशन में आएगा वो? कम यूनिट बना रहे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बना रहे तो ज्यादा कॉस्ट। सर लेबर भी किसकी एग्जाम्पल में आ गया? किसी को एतराज भाई लोग? सर किसी को एतराज? सर एक और बात बताइए, मैंने बोला सर फैक्ट्री है हमारी और हमें के इलेक्ट्रिक पे ना भरोसा नहीं है, हमने जनरेटर ले लिया। सर जहां लाइट जाएगी हम जनरेटर ऑन कर देंगे। सर जनरेटर में जो फ्यूल लग रहा है वेरिएबल है कि नहीं है? जितना ज्यादा जनरेटर चलेगा, जितनी ज्यादा बिजली बनाएगा सर, उतना ज्यादा फ्यूल खर्च होगा। वेरिएबल है कि नहीं है? वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हैं सर यहाँ पे। सर ये फ्यूल की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में कहा जाएगी? सर ये फ्यूल की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में कहा जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। एग्री करते हो? तो सर यहां पे फैसला हो गया कि सर मटेरियल मेरे पास कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। सर लेबर मेरे पास कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी तो सीखा था हमने। सर कौन सा वाला डायरेक्ट एक्सपेंस? रॉयल्टी वाला। खुद बताओ कि वेरिएबल है कि नहीं है? वेरिएबल है कि नहीं है? रॉयल्टी। जितनी ज्यादा किताबें छपेंगी उतने ज्यादा उसको पैसे देने। कोई किताब नहीं हुई सर, कस्टमर ही नहीं है किताब के लिए, तो उसको कोई पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। सर हम जमीन में से कोयला निकाल रहे थे, याद है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम लोग पैसे दे रहे थे पर कोयला, पर मेट्रिक टन निकालने से। सर एक कोयला नहीं निकला, खड्डा करते रहे कोई कोयला नहीं निकला। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रॉयल्टी पे करोगे? नहीं सर, कुछ भी पे नहीं करेंगे। सर बेताशा कोयले निकलते गए, बेताशा कोयले निकलते गए। सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितना कोयला दोगे? उसी के हिसाब से देंगे। सर कौन सी कॉस्ट हुई? वेरिएबल कॉस्ट। कम यूनिट बनाई तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाई तो ज्यादा कॉस्ट। तो सर ये कॉस्ट भी मेरे पास कौन सी हो गई है? वेरिएबल कॉस्ट। सर बात समझ में आई मैंने क्या समझा दिया? सर वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर एग्री हो गया? पक्का? कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट। और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बनाता तो कोई कॉस्ट इंकर नहीं होगी। सेम एज मटेरियल, सेम एज लेबर, सेम एज रॉयल्टी। फिट है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर दूसरी कॉस्ट कौन सी है मेरे पास? फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? सर फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? सर फिक्स का मतलब क्या होता है? सर फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। सर फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। कम यूनिट बनाओ, ज्यादा यूनिट बनाओ, नहीं बनाओ, ताला लगा के रखो, आपको फिर भी पैसे देने हैं। ऐसी कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट। सर समझेंगे। मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल सर फैक्ट्री का रेंट है, किराया। सर कितना किराया? फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए पर मंथ। सर फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए पर मंथ। हमने बोला सर मंथ। सर कॉस्ट मतलब रेंट और सर प्रोडक्शन, यहां पे लिखूंगा मैं प्रोडक्शन। कितने यूनिट आपने बनाए, प्रोडक्शन, और यहां पे सर रेंट मतलब कॉस्ट। सुनेंगे सर पहला महीना आया फॉर एग्जांपल जनवरी, आपने नया नया कारोबार खोला, नया नया कारोबार स्टार्ट किया। सर आपने 10,000 यूनिट बना दिए। कितने यूनिट बना दिए? 10,000। लैंडलॉर्ड वाले से किराया कितना तय हुआ है? 50,000। सर कितना किराया लेगा वो? 50,000। सर दूसरा महीना आया फेब, कारोबार बढ़ा, ऑर्डर आना शुरू हो गए, सर कुर्सियां बन रही है फॉर एग्जांपल। ओके सर कारोबार बढ़ा और माशाल्लाह आपके पास
40,000 कुर्सियां बना डाली आपने। सर कितना किराया, माली मकान कितना किराया लेगा? 50,000। सर मार्च आए, मजीद कारोबार बढ़ा और सर आपने इस बार 50,000 कुर्सियां बना दी। कितना किराया लेगा सर वो? 50,000। बेहतरीन हो गया। सर अप्रैल आया, लॉकडाउन लग गया, ऑर्डर ही नहीं है। सर कितने यूनिट बनाए आपने? सर किराया कितना? सर क्या माफ करेगा वो? कितना किराया सर? 50,000। सुनेंगे सर कम यूनिट बना रहे हैं या ज्यादा यूनिट बना रहे हैं? कम यूनिट बनाओ या फिर ज्यादा यूनिट बनाओ, इस कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉस्ट कौन सी कहलाती है? ये कॉस्ट कौन सी कहलाती है? फिक्स कॉस्ट। चले सर डेफिनेशन पर आइए। सर डेफिनेशन पर आइए। सर टोटल कॉस्ट में आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बोले सर। सर बोले नो चेंज विथ प्रोडक्शन। सर बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? सर बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? प्रोडक्शन की वजह से ये चेंज नहीं होती है। कम यूनिट बनाए ज्यादा यूनिट बनाए, कॉस्ट कैसी रहेगी सर? सेम रहेगी। सर पर यूनिट में क्या होगा है सर? पर यूनिट में क्या होगा? आओ जी सीखते हैं। डिवाइड मारो भाइयों। सर पर यूनिट निकालने के लिए जरा डिवाइड मारे। 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना? 5। ऐसा सर 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना? 1. 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना? 1। ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर कॉस्ट पर यूनिट में क्या हो रहा है? सर कॉस्ट पर यूनिट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सर मैं क्या इसको बोलूंगा भाई? मैं इसको क्या बोलूंगा? चेंज इन पर यूनिट। क्या सबकी बात समझ में आई? सर देखा जाए तो उसका अपोजिट है। देखा जाए तो उसका अपोजिट है जी। सर एग्जाम्पल समझा दीजिए। सर एग्जाम्पल बता दें मेरे भाई लोग। एक मैंने डिस्कशन की क्या? रेंट बोले तो किराया और सर सुने मैंने इंश्योरेंस करा ली। मैंने बोला यार बड़ी महंगी महंगी मशीन हम लेकर आए हैं, खुदा ना खास्ता मशीन में आग वाग लग गई तो सर मसले मसाइल हो जाएंगे, इंश्योरेंस करा दो। सर इंश्योरेंस कैसे होती है? यूनिट बढ़ाने के हिसाब से होती है? नहीं सर, इंश्योरेंस होती है मशीन की वैल्यू के हिसाब से। मशीन की वैल्यू के हिसाब से। हमने बोला जनाब, हमने बोला सर कि अगर मैं ज्यादा यूनिट बनाऊं या कम यूनिट बनाऊं, क्या इंश्योरेंस कंपनी वाला जो पैसे लेता है वो क्या कम कर देगा? नहीं सर, वो तो किस बेस पे पैसे लेना होता है? मशीन की वैल्यू के बेस पे। तो क्या प्रोडक्शन की वजह से इंश्योरेंस के पैसों में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो सर कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? ये फिक्स कॉस्ट। और सर कुछ लोगों को हम लोग तनख्वाह फिक्स बेस पे देते हैं, मानते हो? सर सुपरवाइजर की सैलरी नॉर्मली किस बेस पे होती है? फिक्स पे होती है। सर चौकीदार की सैलरी किस बेस पे होती है? क्या प्रोडक्शन की बेस पे होती है? कि नहीं सर अगर इतने यूनिट बनाएंगे तो इतने पैसे। बोलेगा यूनिट बनाना मेरे इसकी बस की बात थोड़ी है, मैं तो गेट पे रुका हुआ। सर अगर हम उसको यूं पैसे दें, जितने बंदे गेट से अंदर आएंगे और तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे, क्या सैलरी ऐसे होती है? नहीं सर, इसका मतलब चौकीदार की सैलरी किसके अंदर आएगी? फिक्स कॉस्ट के अंदर आएगी। तो सर मुझे यहां पे क्लियर हो गया कि मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट में प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे और पर यूनिट में कैसी रहे? कांस्टेंट रहे। फिक्स कॉस्ट कैसी होती है? जो टोटल कॉस्ट में कैसी रहे? रेंट सर कैसा रहता है? सेम। कम यूनिट बनाओ या ज्यादा यूनिट बनाओ, रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ पर यूनिट पे मैथमेटिकली सर पर यूनिट कैसे होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो सर मेरे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी सर, कौन कौन सी कॉस्ट थी? मटेरियल आइडेंटिफाई हो गया, वेरिएबल, लेबर आइडेंटिफाई हो गई, वेरिएबल, डायरेक्ट एक्सपेंस आइडेंटिफाई हो गया, वेरिएबल। सर फैक्ट्री ओवरहेड क्या आइडेंटिफाई हुआ? सर फिक्स आइडेंटिफाई हुआ कि इसके अंदर वेरिएबल, इसके अंदर रेंट है, इंश्योरेंस है, वो किसके अंदर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। सर बिजली का बिल किसमें जाएगा? बिजली का बिल, गैस का बिल, गैस का बिल वेरिएबल है फिक्स है? सर कम यूनिट बनाओगे तो मशीन भी कम चलेगी, बिल भी कैसा आएगा? कम आएगा।
सुबह शाम दिन रात यूनिट बढ़ते चले जा रहे हैं। सर बिजली का बिल भी कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। सर कौन सी कॉस्ट हो गई मेरे पास, वेरिएबल। एग्री करते हो, सही है सर। हाँ मैं ये कह सकता हूं कि बिजली के बिल के अंदर एक छोटा चिल्लड़ सा अमाउंट जो है ना, मीटर रेंट वगैरह, वो फिक्स भी होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है यार। कितने, 100 रुपए। कंपनी का बिजली का बिल मिलियंस में आता है, लाखों में आता है। क्या वो 100 रुपए को काउंट फॉर करेंगे? है 100 रुपए तो चिल्लड़ होगा ना। आजकल घर पे कुछ नहीं करते 100 रुपए को भाई, तो कंपनी का तो सनैयो अलग है। लॉजिक ले रहे हो, मैंने क्या बोल दिया सर, लॉजिक ले रहे हो। सर अगर डीजल है, डीजल में जो फ्यूल लग रहा है, ये डीजल हम बिजली बना के बेच नहीं रहे, बल्कि बिजली बना रहे हैं उसके लिए कि के इलेक्ट्रिक जाएगी तो हम बिजली ऑन कर देंगे, जनरेटर ऑन कर देंगे। सर इसमें जो फ्यूल लग रहा है सर कहां जाएगा वो, मटेरियल में, लेबर में, डायरेक्ट एक्सपेंस में, या फैक्ट्री ओवरहेड में, किसमें जाएगा? सर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, और इनडायरेक्ट मटेरियल किसमें जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो सर यहां पे मैं एक और एग्जांपल लिख दूं सर, फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा, फ्यूल लिख दो, डीजल लिख दे, और सर इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, सब्जेक्ट टू। सर इसके अंदर एक बहुत चिल्लड़ सा अमाउंट जो है ना, वो फिक्स कर दिए, जो कि तीसरी हेडिंग में मैं दोबारा क्लासिफाई करूंगा। एग्री करते हो, किसी को एतराज? तो सर मैं ये कह सकता हूं कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर वेरिएबल भी होती है और फिक्स भी होती है। तो सर मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी 4, वो आइडेंटिफाई हो गई। पहली सर कौन सी है मेरे पास, मटेरियल, वो कहां क्लासिफाई होंगी, वेरिएबल के अंदर। दूसरी कौन सी है, लेबर, कहां जाएगी सर, वेरिएबल के अंदर। तीसरी डायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाएगी, वेरिएबल के अंदर। चौथी फैक्ट्री ओवरहेड कहां जाएगी, दोनों के अंदर, वेरिएबल भी और फिक्स भी। क्या वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन समझ में आई? सर किसी को एतराज है तो बताइए। नहीं है, पक्का? सर अब मैंने 2 हेडिंग मेरे पास और हैं जी, बिल्कुल हो सकती है, एग्री, वो फिक्स में आएगी बिल्कुल। लेकिन नॉर्मली हम लेबर को फिक्स पैसे देते नहीं है, नॉर्मली वो इसलिए नहीं देते, अगर मैं लेबर को फिक्स पैसे दे दूंगा कभी वो जिंदगी में काम नहीं करेंगे। फैक्ट है। तो नॉर्मली फैक्ट्री में नहीं रखी जाती। और आपके जो सवालात बनते हैं उसमें फिक्स पे तो सवाल बनता ही नहीं कि लेबर की सैलरी फिक्स हो, तो और प्रैक्टिकली होता भी नहीं है। चले सर आगे बढ़े। सर तीसरी कॉस्ट मेरे पास कौन सी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर सेमी वेरिएबल कौन सी कॉस्ट है भाई लोग, सेमी वेरिएबल कौन सी कॉस्ट? सर वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, जिसमें दोनों कॉस्ट पाई जाएंगी, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की थर्ड एग्जांपल में मैंने लिखा है FOH, फ्यूल कॉमा इलेक्ट्रिसिटी। चले सर देखते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने बोला सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, दोनों कॉस्ट को एक साथ मिला के बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हमने बोला चला कौन कौन सी कॉस्ट, जरा एग्जांपल बता दें सर। सेल्स मैन सैलरी, ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसका बिहेवियर देख लेते हैं। सर सेलमैन की सैलरी कैसे होती है? हमने इस बंदे को बोला भाई आपको ना 60,000 रुपए महीने के मिलेंगे, आप सुबह आइए 9 बजे और 5 बजे अपनी ड्यूटी आवर्स पूरे करके जाए। सर कितने मिलेंगे आपको? 60,000 रुपए। हाँ आपका काम है मार्केटिंग का, सेल्स का, जितने यूनिट बेचते चले जाओगे आपको 1-1 हजार रुपए और मिलते चले जाएंगे। लेकिन 9 बजे आओगे 5 बजे जाओगे, कितने पैसे मिलेंगे तुमको? 60,000। और इसके अलावा तुम्हारा काम है मार्केटिंग का, 1-1 यूनिट बेचते चले जाओगे, तुमको हजार रुपए मिलते चले जाएंगे। लॉजिक ले रहे, मैंने क्या बोला, बंदे ने 90,000 रुपए कमा लिए जनवरी के अंदर। सर क्या ब्रेकअप हुआ? सर 60 तो मिलेंगे, छुट्टी उट्टी नहीं की उसने, 60 तो मिलेंगे। बोले तो ये कौन सा पोर्शन हो गया?
फिक्स वाला हो गया। बाकी उसको जो कितने बच मिले उसको, बाकी 30,000। सर वो 30,000 कौन सा वाला पोर्शन है? इसका मतलब उसने कोई यूनिट बेचे हैं, एग्री करते हो? जब भी तो उसका एडिशन मिला। सर कितने यूनिट बचे? मैथमेटिक्स 1 यूनिट बेचने का 1,000 रुपए दे रहा था, कितने मैथमेटिक्स 30 यूनिट बेचे हैं, तो इसका मतलब सर 60,000 फिक्स और प्लस 30,000। सर ये 30,000 कौन सा वाला पोर्शन है? वेरिएबल वाला। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? तो सर नॉर्मली सेल्समैन की सैलरी कैसे होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाली। एग्री करते हो? डेफिनेशन फिट हो रही है? सर और कोई डेफिनेशन दे पाओगे? सर नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी। सर पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्यों? सर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक तो वाला पोर्शन होता है, जितनी ज्यादा बिजली कंज्यूम करोगे तुम्हारा उतना बिल बढ़ता चला जाएगा। आपने घर लॉक किया और हज पे चले गए 40 दिन, सर वापस आए तो बिल आया होगा? यस आया होगा। सर कितना बिल होगा? बिजली तो आपने चला ही नहीं, मेन स्विच बंद करके गए थे, फिर भी बिल मिलेगा तुमको कितने का? 200-300 रुपए का। ऐसा ही है सर। वो 200-300 क्या होंगे? सर वो 200-300 क्या होंगे? सर एक तो वो मीटर रेंट होगा, मीटर रेंट आपको देना पड़ता है 30-35 रुपए। दूसरा सर बैंक चार्जेस 8 रुपए, वो भी होगा, फिक्स्ड है। तीसरा आप जो पीटीवी देखते हो उसके 35-40 रुपए। चौथा आप जो रेडियो सुनते हो उसके भी 10-20 रुपए। और केएमसी तो कल खत्म हो गया, कल खत्म हो गया। से अगर कल खत्म नहीं होता, ये हमारी क्लास अगर कल हो रही होती तो मैं क्या बोल रहा होता? सर केएमसी के पैसे दोगे ऐसा। सर आप जो है वो बिल आप लोग बिजली कंज्यूम की या नहीं की, फिर भी अमाउंट तो आ रहा है ना यार। वो पोर्शन कौन सा हो गया? फिक्स हो गया। उसके अलावा जितनी बिजली कंज्यूम करते चले जाओगे बिल आपका बढ़ता चला जाएगा। वो वाला पोर्शन मेरा कौन सा होता है? वेरिएबल वाला। लॉजिक है पाकिस्तान के अंदर। सर पाकिस्तान के अंदर, सर पाकिस्तान के अंदर पीटीसीएल सर कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल। क्यों भाई? सर मीटर लाइन रेंट होता है शायद 200 या 250 रुपए, पता नहीं कितना है। ऐसा ही है सर। फोन डेड पड़ा हुआ है, उसमें आवाज आ रही है, सही है, लेकिन फिर भी जो है वो बिल आ रहा होता है। आपने एक कॉल नहीं की लेकिन सर बिल आ रहा है। सर वो पोर्शन कौन सा तुम्हारे पास? फिक्स। और जितनी ज्यादा कॉल करते चले जाओगे आपका बिल उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। वो कॉस्ट कौन सी होती है मेरे पास? वेरिएबल। एग्री करते हो? सर हमारे पास एक मेथड है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग करने के लिए। मैंने आपको टोटल कॉस्ट दे दी है 2 लाख रुपए। मैंने बोला इसमें से वेरिएबल अलग कर दो, फिक्स अलग कर दो। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो हम लोग पढ़ेंगे, हाई लो मेथड। और ये हम शुरू में पढ़ेंगे बेसिक के अंदर, क्योंकि ये हर सवाल में घुसा हुआ होता है। हाई लो मेथड हर सवाल के अंदर आपको मिलेगा तकरीबन। तो ये हम पहले पढ़ लेंगे ताकि हमें आगे सवालों में मसले मसाइल परेशानी ना हो। लॉजिक क्लियर भाई? लॉजिक क्लियर? हाई लो मेथड का काम क्या होता है? वेरिएबल को अलग करना और फिक्स को अलग कर देना। सर किसी का एतराज? सब साथ है हमारे, सब साथ है हमारे। चलें सर, आखिरी कॉस्ट है मेरे पास स्टेप कॉस्ट, या स्टेप कॉस्ट को हम लोग स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा सर मुझे अब जगह चाहिए, मुझको अब जगह चाहिए इसको लिखने के लिए, तो मुझको कुछ मिटाना है। आप क्या क्या कॉपी करोगे? ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो, ये मुझको मिटाना है। सर दूसरा बस यही कॉपी करोगे, एक पेज छोड़ दो इस चार्ट के लिए। अब तुम हॉरिजॉन्टल बनाओगे, वर्टिकल बनाओ, अगले पेज पे एग्जाम्पल्स लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, इसकी मदद से तो ये समझ में आएगा। डन हो गया। फिर मैं इसको मिटाऊंगा और यहाँ पे स्टेप कॉस्ट लिखूंगा और फिर आप पूरा करोगे। डन हो गया। तो सर मुझे ये साइड मिटानी है। चले सर कॉपी करेंगे, ये अभी भले से ना नोट डाउन करो, एक पेज छोड़ के वो कर लो। चले सर, चौथी कॉस्ट स्टेप कॉस्ट। आओ जी, सीन क्या होता है समझते हैं। ये तुमने कॉपी किया? नहीं सर। अच्छा, इसको नहीं मिटा सकते तो इसको मैं थोड़ा सा आगे खींच लूंगा। स्टेप कॉस्ट मतलब स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए सर समझते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, समझ में आ जाएगी। आइए सर, हमने बोला सर एक
फैक्ट्री ली हमने रेंट पे, हमने एक फैक्ट्री ली सर रेंट पे, और उसका रेंट था सर 50,000। कितना रेंट था? 50,000। ठीक हो गया। यहां पे हम लिखते हैं जनाब मंथ, अच्छा जी, और यहां पे हम लिख देते हैं सर प्रोडक्शन, और यहां पे हम लिख देते हैं सर सुने सर रेंट कितना है? 50,000। सर 10,000 यूनिट बना है, कितना यूनिट बना है? 10,000। रेंट कितना पे करेंगे? 20,000 यूनिट बना है, रेंट कितना? 1 लाख यूनिट बना है, रेंट कितना? 2 लाख यूनिट बना है, रेंट कितना? 6 लाख यूनिट बना है, रेंट कितना? 15 लाख यूनिट बना है, रेंट कितना? 90 लाख यूनिट बना है, रेंट कितना? 1 करोड़ यूनिट बना है, रेंट कितना? भाई मतलब एक कैपेसिटी होगी, एक जगह होगी कि अगर चलो 24 घंटे 3 शिफ्टों में अगर 8-8 घंटे के काम भी हो रहा है, तब भी यार एक जगह होगी ना। ये थोड़ी कि आपने पूरा बलूचिस्तान खरीद लिया कि जहां दिल चाहो लेटो यूनिट बनाओ, ऐसा तो नहीं होगा। एक कैपेसिटी होगी, एग्री करते हो? ओके जी। हमने बोला सर सुने हमने बोला सर हमने एक फैक्ट्री ली और सर इसका हमने नाम दिया, इस फैक्ट्री का सर फैक्ट्री नंबर ए। रेंट कितना भाई? 50,000। मैंने बोला सर की जो आपने जगह ली है किराए पे, सही है, इस पर रेंट कितना पे करना है हमने? 50,000। लेकिन सर उसकी कैपेसिटी है ना कि हम कितने यूनिट बना सकते हैं। अगर आप 24 घंटे की फैक्ट्री को ऑन रखो, मजदूरों लेबर की शिफ्ट लगा लो, तब भी एक जगह होगी ना कैपेसिटी। मैंने बोला सर इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कितने यूनिट बना सकती है ये फैक्ट्री। हमने बोला सर ये 80,000 यूनिट बना सकती है। अगर आप 24 घंटे भी काम करोगे, मैक्सिमम कैपेसिटी में भी काम करोगे, तो कितने यूनिट बना सकती है फैक्ट्री? ये जगह 80,000 यूनिट। अब फिर से बताओ सर 60,000 यूनिट बना है, रेंट कितना? 80,000 यूनिट बना है, रेंट कितना? 80,000 एक बना है, रेंट कितना? सर बन ही नहीं सकते, जगह ही नहीं है। कारोबार बढ़ रहा है, ऑर्डर आ रहे हैं सर, अब ऑर्डर ज्यादा आने लग गए, कारोबार बढ़ रहा है सर। अक्लमंद आदमी क्या करेगा? एक और फैक्ट्री रेंट पे ले लेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने बोला सर तो बेतहाशा ऑर्डर आ रहे हैं, मशहूर हो गए हम लोग। आपने एक और फैक्ट्री रेंट पे ले ली, उसका नाम क्या दिया आपने? फैक्ट्री नंबर बी। क्या नाम दिया? फैक्ट्री नंबर बी। हमने बोला सर इसका किराया कितना है? हमने बोला यार इसका जो रेंट है वो 70,000 रुपए महीना है। कितना रेंट है? 70,000 रुपीज। सर कितने यूनिट बना सकती है? मैंने बोला सर ये कैपेसिटी इसकी 40,000 यूनिट बनाने की है। कितनी कैपेसिटी है सर? 40,000 यूनिट बनाने की। एग्री हुआ? एग्री हुआ? सर सुने, अब बताइए अगर मैं 30,000 यूनिट बनाऊंगा तो रेंट कितना पे करूंगा? अगर मैं 30,000 यूनिट बनाऊंगा रेंट कितना पे करूंगा? 50,000। अगर मैं 65,000 यूनिट बनाऊंगा रेंट कितना पे करूंगा? अगर मैं 70,000 यूनिट बनाऊंगा रेंट कितना? अगर मैं 80,000 यूनिट बनाऊंगा रेंट कितना? और अगर मैं 81,000 यूनिट बनाऊंगा, सर बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, मुझे एक और कारखाना, एक और फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी। सर उसका रेंट कितना? सर अब कुल रेंट, टोटल रेंट कितना हो जाएगा? और अब मैं टोटल कुल कितने यूनिट बना पाऊंगा? अच्छा इत्तेफाक से बराबर हो गया, ये मत समझ जाना कि ये बराबर हो जाएगा आगे क्या सही। सर कितने यूनिट बना सकता हूं मैं? एक भी। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर आपके पास अब दोबारा से मैंने बोला सर 1,10,000 यूनिट का ऑर्डर आया, रेंट कितना? 1,19,000 का ऑर्डर आया, रेंट कितना? 1,22,000 का ऑर्डर आया। कारोबार बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है। सर क्या करोगे? एक और कारखाना, एक और फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी, फैक्ट्री सी। सर ये जो आपने फैक्ट्री ली है इसका रेंट 5 लाख रुपए महीना, और ये कितने यूनिट बना सकती है? सर ये 3 लाख यूनिट बना सकती है। बहुत बड़ी फैक्ट्री ले ली हमने, बहुत बड़ी फैक्ट्री ले ली जी सर। इसका मतलब ये हुआ सर, अब सुनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जनाब ये आपकी फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक, एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक। सर कौन सा सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन? यानी कि 0 यूनिट से कितने यूनिट तक? 80,000 यूनिट तक।
अगर तो इस रेंज में आप यूनिट बनाओगे तो भाई लोग रेंट कितना, सर रेंट कितना 50,000। सर कारोबार बढ़ रहा है और अगर आप मजीद 40,000 यूनिट बनाएंगे तो अब टोटल कितने यूनिट बनेंगे 120। अब आप कितना रेंट पे करोगे सर, आप यहां से लेके यहां तक 2 कारखाने रेंट पे आ गए ना, ये वाला भी और ये वाला भी। इसका मतलब है इस जगह का रेंट कितना तुम्हारा 70,000। सर टोटल रेंट कितना हो गया 120। मानते हैं सर फैक्ट्री और कारोबार बढ़ रहा है और आप कारखाने रेंट पे लेते चले जा रहे हैं। सर एक और फैक्ट्री आपने रेंट पे ले ली, इसके कितने यूनिट सर 5 लाख। अब तुम टोटल कितने यूनिट बना सकते, इसके कितने यूनिट 3 लाख। अब तुम कितने यूनिट बना सकते हो 420। और इस जगह का रेंट कितना सर, इस जगह का रेंट कितना 5 लाख। मानते हैं तो सर टोटल रेंट कितना हो गया सर, टोटल रेंट हो गया आपके पास रुपीस 620। मानते हैं सर, मानते हैं सर। जैसे बताए कारोबार बढ़ेगा तो मुझे तो 1 2 3 4 5 6 फैक्ट्री बढ़ाता चला जाऊंगा। सर ये जो रेंट है मेरे पास, सर रेंट कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक, एक सर्टेन लेवल ऑफ रेंज तक। इससे जैसे ऊपर जाओगे रेंट तुम्हारा एकदम से बढ़ेगा। पहले कितना रेंट पे कर रहे थे तुम 50,000। सर 82 85 जैसे तुम आगे बढ़े कितना रेंट पे कर रहे हो 120। फिर और आपने यूनिट आगे बढ़ा, फिर रेंट मजीद कितना बढ़ गया 5 लाख। अब कितना रेंट पे कर रहे हो 620। तो सर मैं स्टेप कॉस्ट की डेफिनेशन लिख सकता हूं, सर मैं स्टेप कॉस्ट की डेफिनेशन लिख सकता हूं। क्या डेफिनेशन लिखूंगा सर, डेफिनेशन इसकी होगी कांस्टेंट एट सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। सर एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक सेम है, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी। सर बात समझ में आई मैंने क्या बोला। सर मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, स्टेप कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक जैसी नहीं होगी? फर्क क्या दोनों में, फर्क क्या है? ये हर यूनिट पे बढ़ती है। एक यूनिट बनाया, एक कुर्सी बनाई, बढ़ गई कॉस्ट। एक कुर्सी बनाई, बढ़ गई कॉस्ट। जबकि ये हर यूनिट पे नहीं बढ़ रही है। कब से कब तक 0 से लेकर 80,000 तक सेम है। एक यूनिट बढ़ा फिर काफी अर्से तक सेम रही, फिर एक यूनिट बढ़ाया फिर काफी अर्से तक सेम रही। जबकि वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट पे बढ़ रही थी। एक यूनिट बढ़ाया कॉस्ट बढ़ गई, एक यूनिट बढ़ाया कॉस्ट बढ़ गई। एग्री करते हो सर? ये मेरे पास कहलाता है कॉस्ट बिहेवियर। ये कहलाती है सर मेरे पास कॉस्ट बिहेवियर। क्या ये सबके सही से समझ में आ गया? सर अगर ये आपको सही से समझ में आ गया तो आपका जो सेक्शन नंबर सी के अंदर हमने लिखा हुआ था सीबीपी एनालिसिस, आपको आधा समझ में आ गया। उसको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। उसमें जो हमने लिखा था रेलेवेंट कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग, उसको समझने में आपकी बहुत आसानी हो जाएगी। समझो आधा समझ में आ गया। और वेरिएंसेस वाला जो चैप्टर है जो हर दफा एग्जाम में आता ही आता है, और समझो वो तुम्हें आधा समझ में आ गया अगर तुम्हें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो। लॉजिक क्लियर? पक्का? चले सर इसको कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस बॉस। हाँ तकरीबन, क्योंकि नई फैक्ट्री लगाऊंगा, चौकीदार भी रखना पड़ेगा, चाय पिलाने वाला भी होगा। बिल्कुल एग्री। इंश्योरेंस भी होगी। एग्री। सर मुझे एक दो बातें बताइए। सर डेप्रिसिएशन कहां जाएगी? सर डेप्रिसिएशन की कॉस्ट कहां जाएगी? वेरिएबल के फिक्स? हाल में क्या बोलो? सर मेथड पे डिपेंड करता है। आओ जी, पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है, जो पहले साल की डेप्रिसिएशन है सारी जिंदगी वही डेप्रिसिएशन आती है। सर वेरिएबल के फिक्स कॉस्ट, क्यों? प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। सर दूसरा मेथड क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पहले साल की डेप्रिसिएशन अगर 10,000 आ रही है तो दूसरे साल की थोड़ी कम आती है। एग्री करते हो? फॉर एग्जाम्पल 8,000, तीसरे साल की और कम आती है। फॉर एग्जाम्पल 7,500, फॉर एग्जाम्पल 7,200, फॉर एग्जाम्पल 6,200। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स। बोलो बोलो सर, क्या प्रोडक्शन की वजह से चेंज हो रही है? क्या प्रोडक्शन की वजह से चेंज हो रही है? किसकी वजह से चेंज हो रही है? सर वो तो उसका फॉर्मूला ऐसा है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी वजह से चेंज हो रही है। क्या प्रोडक्शन की वजह से चेंज हो रही है? पहले महीने आपने 1 लाख यूनिट बनाए, दूसरे महीने आपने 1,20,000 यूनिट बनाए। पॉसिबल है? लेकिन डेप्रिसिएशन कैसा आएगा? कम आएगा। सर क्या प्रोडक्शन की वजह से चेंज हो रही है? नहीं सर। तो इसकी वेरिएबल की डेफिनेशन क्या थी? चेंज विद प्रोडक्शन। तो सर कौन सी कॉस्ट हुई है? रिड्यूसिंग बैलेंस वाली
फिक्स हुई। प्रोडक्शन की वजह से चेंज नहीं हो रही ना, उसको तो फॉर्मूला ऐसा है। लेकिन जो यूनिट आउटपुट मेथड है सर, यूनिट आउटपुट मेथड है, एक जहाज सर, उसकी लाइफ क्या होती है? इंजन, उसकी जो इंजन की लाइफ होती है, जितने घंटे वो फ्लाई करेगा। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके फ्लाई करवा रहे थे, 5 साल तक वो फ्लाई हुआ। आपने 1 महीने में इतना फ्लाई किया, 1 महीने में उसके घंटे पूरे हो गए सर। तो वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके 50 साल तक खींच लो उसकी इंजन को। एग्री करते हो सर? वेरिएबल के फिक्स, यूनिट आउटपुट मेथड या मशीन आवर मेथड कौन सा होता है? वेरिएबल। जबकि स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग फिक्स होता है सर। प्रोडक्शन से तो ताल्लुक नहीं है ना उसका। बात समझ में आई? हाँ भाई। रिड्यूसिंग बैलेंस तो इसीलिए हम मेथड लगाते हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, स्टैंडर्ड में ये बात नहीं लिखी हुई। ये पढ़ाते भी बोला जाता है हमको, लेकिन स्टैंडर्ड में से कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कोई सा भी लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड दोनों अलाउ करता है। मतलब उसका कैपेसिटी के लिए हम अकाउंट नहीं कर सकते। हाँ। डेफिनेशन स्टेप कॉस्ट नहीं होगी कैसे? मैं सारी फिक्स कॉस्ट स्टेप कॉस्ट होंगी ना। मतलब अगर मैं नया कारखाना लगा रहा हूं तो मशीन भी चाहिए, डेप्शन भी बढ़ेगी, इंश्योरेंस भी बढ़ेगी, चौकीदार भी बढ़ेगा, तकरीबन सारी ही फिक्स कॉस्ट आपकी स्टेप कॉस्ट हो गई। हाँ, फिक्स कॉस्ट फाइनेंस से बिलोंग करता है ना, प्रोडक्शन से थोड़ी करता है। आप जितना पैसा लोगे उतना सूद है। आपने 1 लाख रुपए की बोरिंग की है, 12% सूद पे करना है आपको, 12,000 रुपए सूद है, फिक्स हो गया। प्रोडक्शन से ताल्लुक थोड़ी है। नहीं, ऐसे थोड़ा कहा मैंने। यार मैंने तो प्लांट खरीदना था, प्लांट खरीदने के लिए मैंने उधार पकड़ा, प्लांट था 1 लाख रुपए का, अब मैंने प्लांट ले लिया, अब प्रोडक्शन नहीं कर रहा, माल ही नहीं आ रहा, ऑर्डर ही नहीं है, शुरू में मार्केटिंग कर रहे हैं, कभी कम यूनिट बिकता है, कभी ज्यादा बिकता है सर। बैंक वाला तो पूरी इंश्योरेंस लेगा, बोलेगा भाई मेरा थोड़ी ना काम है ये, मेरा काम तो तुझे पैसा दिया उसका सूद पे करो। फिक्स कॉस्ट फिट हो गया भाई? चले सर, इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद आप लोगों को मैंने एक अदद हैंडआउट दिया है सर, उसका क्वेश्चन नंबर 15 सर आज आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाएगा। भाई ये जो कॉपी कर रहे हो तुम लोग, इसके नीचे तकरीबन 3 और 3 6 से 7 लाइनें छोड़ना, मैं इसके नीचे ग्राफ बनवाऊंगा। नहीं छोड़ी जगह, कर लेना मैनेज यार, कर लेना मैनेज वो, ताकि एक ही जगह पे हो ना, जब रिवीजन करो ना तो एक ही जगह पे रहे, तो कॉन्सेप्ट भी वहीं पे, ग्राफ भी वहीं पे, फिर आगे बढ़ जाओगे। यस बॉस। सर सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने? चले सर, सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी जनाब? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो सर जहन में समझ में आ गया कि सर वेरिएबल कॉस्ट बतानी है, फिक्स कॉस्ट बतानी है और टोटल बतानी है। हथियार लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल, हाँ लड़के बोलो, वेरिएबल के फिक्स वेरिएबल। अच्छा इसने ये नहीं बोला प्रोडक्शन, इसने ये नहीं बोला कि टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ या टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताओ, ये नहीं बोला, इसने बोला कॉस्ट बताओ। इसका मतलब सब लेंगे हम लोग, मार्केटिंग आएगा तो वो भी ले लेंगे, एडमिन आएगा तो वो भी ले लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड यूज नहीं किया इसने। हथियार लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर रॉ मटेरियल, यस बॉस, कितना लगता है? 400 रुपए पर यूनिट। टोटल यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, कितने यूनिट प्रोड्यूस किया आपने? 5000। सर कहां लिखूंगा? वेरिएबल के फिक्स, अभी सीखा हमने वेरिएबल के फिक्स। तो सर इसकी हम वर्किंग स्टार्ट करें भाइयों। यहां मैं लिखूंगा वेरिएबल रुपीस, यहां मैं लिखूंगा सर फिक्स कॉस्ट और यहां मैं लिख देता हूं जनाब टोटल। चले बॉस शुरू करवाइए। सर पहला, सर शुरू करवाइए। पहला क्या है सर? यहाँ पे रॉ मटेरियल। सर शॉर्टकट लिख दो, समझ जाओगे। रॉ मटेरियल सर क्या फरमा रहे हैं? सर क्या फरमा रहे हैं? 1 यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? 400 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए आपने? 5000। सर टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई मारो कितनी?
2 मिलियन। सर वेरिएबल में लिखो ऐसा, और 2 मिलियन टोटल। मानते हो? अगला सर, सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स। सर ऑल्दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसने मुझसे ये नहीं बोला रिक्वायरमेंट में कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बताओ, उसने बोला टोटल बताओ। तो सर मैं वेरिएबल भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लूंगा और एडमिन भी लूंगा। सर मुझको ये बताओ, सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स, वेरिएबल के फिक्स? वेरिएबल। क्यों? जितनी ज्यादा सेल होगी कमीशन उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। 1 रुपए की भी सेल लाओ, 1 रुपए का भी कमीशन नहीं दूंगा। चले सर, सेल्स कमीशन। सर सेल्स कमीशन, यस बॉस, कितनी सेल्स हुई है मेरे पास? 13 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 5%। यस बॉस, कितना? 650। ऐसा वेरिएबल में लिख दे 650, ऐसा 650। मानते हो मेरा भाई? अगला, इंश्योरेंस कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर। सर कहां लिखो? सर कहां लिखो इंश्योरेंस को? फिक्स कॉस्ट। सर कम यूनिट बनाए ज्यादा यूनिट बनाए, इंश्योरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट पे लिख दिया ऐसा। अगला सर, डेप्रीसिएशन 1 2 3 तरीके डेप्रीसिएशन के। आओ सर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने चले। सर डेप्रीसिएशन पहला मैं लिख रहा हूं बिल्डिंग का। सर बोलेंगे कैसे कैलकुलेट करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कितनी सर? 10 साल। मानते हो? सर कहां लिखो? वेरिएबल के फिक्स्ड में कितना बना? 1,40,000। भाई लोग किसी का एतराज? अगला सर, उसके बाद है मेरे पास डेप्रीसिएशन फर्नीचर। यस बॉस, तरीका क्या है मेरे पास लिखने का? क्या फरमा रहा है वो? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फॉर्मूला आप लोग को पता है सर, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ऐसा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। ऐसा कितना भाई लोग? 50। सर वेरिएबल में लिखूंगे फिक्स में? फिक्स में 51,000। जी भाई लोग, किसी का एतराज? सही जा रहे हैं हम लोग। सर अगला डेप्रीसिएशन है मेरे पास। कौन सा? प्लांट एंड मशीनरी, P&M लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, समझ जाना। सर तरीका क्या है? यूनिट आउटपुट मेथड। सर फॉर्मूला क्या था इसका? बोले शाबाश, कॉस्ट बोल के आगे खामोश हो गए। बोलो, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू कितनी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, और इसकी लाइफ कितनी है? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 5 लाख। ऐसा मल्टीप्लाई बाय सर कितने यूनिट तुमने बना लिए? कहां लिखा था डेटा 5000 का? रिक्वायरमेंट पहले बुलेट के अंदर सर कितने यूनिट आपने बनाए हैं? 500। मानते हो? सर वेरिएबल में लिखूंगे फिक्स में कितना भाई? फिक्स कौन बोला? फिक्स आएगी भी कान में आवाज। सर वेरिएबल में लिखे फिक्स में, वेरिएबल में कितना लड़के? 10,000। यस बॉस। लेबर जी होती जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन की वजह से रिड्यूस नहीं हो रही। नहीं, वेरिएबल रिड्यूस होनी है लेकिन प्रोडक्शन की वजह से होनी है। मतलब इसकी डेफिनेशन ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि वेरी होगी, चेंज होगी इन लाइन विद प्रोडक्शन। और अगर किसी और रीजन की वजह से, जिस तरह इसका फॉर्मूला है सही है, तो उस फॉर्मूले की वजह से हो रही है, प्रोडक्शन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। या मैं कहता हूं तो एक्टिविटी भी कैसे चेंज हो, ये अपनी एक्टिविटी की वजह से भी चेंज नहीं हो रही, उसका तो फॉर्मूला ऐसा डिजाइन है। बिजली का बिल है सही है, कम या ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि बिजली हमने कम यूज की है, ज्यादा यूज की, वेरिएबल फिट है। पीरियड के अंदर ये कॉस्ट फिक्स ही रहती है, हम ज्यादा यूनिट्स बना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यस बॉस। उसके बाद है मेरे पास लेबर। यस बॉस, लेबर। सर क्या फरमा रहे हैं?
सर लेबर को पैसे दिए जा रहे हैं, लेबर वेज ₹400 पर आवर, लेबर वर्क 2700 आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। सर कितने ₹400 मल्टीप्लाई बाय 2700 आवर्स, मानते हो कितना भाई लोग? वेरिएबल के फिक्स 10,80,000। इसको मैं क्या लिखूं? 10800000, यूं बोला करो, सही है, आसान नहीं होती है मुझे लिखने में ना। 10800000, फिट है। सर अगला फ्यूल कॉस्ट, सर फ्यूल कॉस्ट पेट्रोल डीजल कह रहे हैं सर 20 रुपए पर लीटर है। कौन सी दुनिया का सवाल है? 20 रुपए पर लीटर मल्टीप्लाई बाय फ्यूल कितना इस्तेमाल किया हमने? 4500 लीटर। लड़के वेरिएबल में लिखूं क्या फिक्स पे? वेरिएबल में कितना बना? 90,000। सर अगला क्या है मेरे पास? चलो सर इसको कॉपी करो और स्टाफ सैलरी लिख के क्लोज करो। स्टाफ सैलरी, सर इसको कॉपी भी करें और स्टाफ सैलरी लिख के इसको टोटल भी मार दें। चलिए सर प्लीज। सर मुश्किल है आसान है? यार इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन होंगे उसमें इस टाइप का डाटा होगा। मतलब अभी आप लोग एग्जाम के तो क्वेश्चन नहीं कर रहे उस, अभी तो नया चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हो, तो एग्जाम के सवाल करना तो दूर की बात है। अभी तो नया चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्टाफ कॉस्ट डाल दी? हाँ चल लिख लो, कॉपी कर लो, फिर एक साथ करना ना। सर स्टाफ कॉस्ट लिख के ऐड कर लो, शाबाश। पूरे मंथ की दोबारा बोले? नहीं किया मैंने? नहीं, रिड्यूसिंग है ना, रिड्यूसिंग में तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, सैलरी थोड़ी माइनस होता है। स्टाफ की पूरी एयर की होगी ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट मल्टीप्लाई बाय रेट, अबे सैलरी थोड़ी माइनस होता है, कैसी बातें कर रहा है रिड्यूसिंग में। हाँ चले सर। सर आखिरी मेरे पास रह गया सर, क्या रह गया भाइयों? 2 मिनट के लिए रुको सर, 2 मिनट के लिए प्लीज 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 प्लीज। सर आखिरी वाला बस सवाल क्लोज मुझे भी करा दो। सर स्टाफ सैलरी कितनी है? 70,000। वेरिएबल में लिखूं क्या फिक्स में लिखो? सर वेरिएबल फिक्स में लिखो, वेरिएबल में कितनी लिखूंगा? कितनी लिखूंगा? सर देखो आईकेएफ के सवाल की खूबसूरती, पूरा डाटा देता है वो किसमें? सर एयर 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 एयर, बीच में एक ट्रांजिशन घुसाएगा वो मंथ की। ये आईकेएफ के सवाल की खूबसूरती है, पूरा डाटा वो देगा एयर एयर, पूरी कैलकुलेशन पर एनम भी चल रही है, प्रोडक्शन फॉर द एयर का, डेप्रिसिएशन फॉर द एयर निकाला, और बीच में एक क्या चीज घुसा दी इसने? सर मंथली कितनी सैलरी है सर? मल्टीप्लाई बाय, बस सर ये ख्याल रखना एग्जाम में। एग्जाम में एक अच्छी चीज क्या है कि सर ये जो बीच होता है ना, हर सवाल में तुम्हें एक आध चीज मिलेगी। मजे की बात है इसका 1 मार्क्स होता है और ये मुश्किल नहीं होता, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सिर्फ, बस सिर्फ ये टेस्ट करता है तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा। मजे की बात वो उसका 1 मार्क्स रखता है हर सवाल में। तो 9 मार्क्स, 9 सवाल होते हैं, 8 सवाल होते हैं, आपको 8 या 9 मार्क्स सिर्फ इस चीज को आपके मिल जाते हैं कि सर मल्टीप्लाई बाय 12 होगा कि नहीं होगा। बस ये थोड़ा दिमाग चालू रखोगे, 8-9 मार्क्स मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में, याद रखना। और फ्री के मार्क्स होते हैं, मतलब ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है ना यार, सही है, बस दिमाग चलना टेस्ट होता है। सर कितना बोला? 840, 540 कितना? 840। चलो मेरा भाई ऐड कर लो। सर वेरिएबल को ऐड मारे कितना? दोबारा बोले? 38300000। सर फिक्स भी बताएं? 12810000। सर टोटल बताएं? 51110000। ऐसा सर क्या सबों के समझ में आ गया? सर क्या सबके समझ में आ गया? सर होमवर्क खेले आज से? सर पढ़ना तो पड़ेगा ना, सर पढ़ना तो पड़ेगा ना, वरना कैसे चलेगा?
होमवर्क सर इतना होमवर्क दूंगा आधा घंटा तो जायज है ना यार। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बस आधा घंटा भी नहीं लगेगा मुश्किल से। जब आप मुझे इसका करना क्या तुम लोगों ने, आधा घंटे का भी नहीं है, 5-10 मिनट, 5 मिनट भी नहीं। सर इसका करोगे क्या आप लोग, सुन ले हमारा तरीका क्या होता है पढ़ने का। ये आप होमवर्क करोगे और ये होमवर्क करने के बाद सर मुझे आप व्हाट्सएप करोगे, जो मुझे होमवर्क करके रजिस्टर के पेज की पिक्चर लेके व्हाट्सएप करेगा, सॉल्यूशन उसको दिया जाएगा। अगर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा तो यकीन मानो आप सिर्फ सॉल्यूशन देख लोगे, आप बोलोगे हाँ मुझको पता है, ऐसे ही होगा। सर गलत हुआ है, ऐसे नहीं होगा। तो पढ़ाई करने के लिए भी हमें ना तरीके से करना पड़ेगा। तो सर आप उसको होमवर्क करेंगे और ये बात लिख लें कि सर वो जो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा पूरे कॉस्टिंग में से चलेगा, जो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा वो फिर आप अपने दोस्त से शेयर नहीं करना, सही के चक्कर में कि यार उसने पढ़ा नहीं है सॉल्यूशन दे दे, खैर है मैं देख लूंगा, ये नहीं करना, उसके साथ जाती हो जाएगी। डन है, पूरी कॉस्टिंग में ऐसी होगा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको उसके पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा पीडीएफ पे, नहीं ग्रुप पे नहीं, इंडिविजुअल देंगे। ग्रुप पे तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके और रजिस्टर की पिक्चर लेके, और फिर उसके रिप्लाई में मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। पीडीएफ की फाइल होगी या वो पिक्चर होगी सॉल्यूशन की, ताकि आप उसको मैच कर लो। फिर जो फंस जाओगे वो आप मुझे वॉइस नोट डाल देना कि सर ये तो मैं समझ रहा था कि वेरिएबल होगा, ये फिक्स क्यों हो गया। पूरी कॉस्टिंग में ऐसी होगा। हाँ, रिप्लाई आपको मैं करूंगा तकरीबन 10-11 बजे तक। डन है। चले सर आज की क्लास को यही तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। हमारा मंडे से इंशाल्लाह टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा। अभी टाइम टेबल जो ना बनने के प्रोसेस में, अब जो मंडे आएगा उसमें फिक्स हो जाएगा। हाँ क्या चीज, यार एक्सपेक्टेड है कि मंडे और वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी 12 बजे सर मुनीर के बाद, और ट्यूसडे और थर्सडे को हमारी क्लास होगी सुबह 10 से 12। फ्राइडे की सेटिंग में हूं मैं कि बन जाए फ्राइडे ना। क्या मतलब पड़ेगा नहीं क्या, फिर एंड में भगा रहे होंगे हम लोग चौथे घेर पे, तो जहाज बना होगा क्या चल रहा है, तो शुरू से सही बैलेंस लेके चल। क्यों छुट्टी रहने, भाई देख सीए में आया तो मेहनत तो करनी है ना। देख बहुत पैसा मिलेगा, क्वालिफाई हो जा, पैसा ही पैसा, याद रख। क्वालिफाई कर ले, पैसा ही पैसा, थोड़ी मेहनत कर लेना, अभी वक्त तो गुजर जाएगा, मेहनत के साथ वक्त गुजार ले, बहुत पैसा मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए सर अल्लाह हाफिज।